7 दिनों की तेजी के बाद बाजार में वीकली एक्सपायरी के दिन कंसोलिडेशन का मूड निफ्टी 17,900 के करीब, बैंक निफ्टी आज कर रहा है और परफॉर्म फिलहाल 39,400 के स्तर पर। कमजोर बाजार में जान फूंक रहे हैं सीमेंट शेयर। 4% से ज्यादा उछाल के साथ इंडिया सीमेंट बना एफएनओ का टॉप गेनर। एसीसी, अंबुजा और जेके सीमेंट में भी दिखी आज 2 से 3% की तेजी। उधर रियल एस्टेट और एफएमसीजी स्टॉक्स में भी खरीदारी। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले शुगर सीजन के लिए सरकार जल्द ला सकती है एक्सपोर्ट पॉलिसी। सूत्रों के हवाले से खबर। फूड मिनिस्ट्री चीनी के उत्पादन और मौजूदा स्टॉक का कर रही है आकलन। और मारुति ने लॉन्च की नई ऑल्टो K10। 3,99,999 से शुरू होगी कीमत। 4 वेरिएंट में लॉन्च हुई कार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं हर्षदा सावंत और दिल्ली से मेरे साथ दे रहे हैं वीरेंद्र कुमार। आज भारतीय बाजारों में लगातार 4 ट्रेडिंग सेशंस के बाद थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। तो आप कह सकते हैं भारतीय बाजार कुछ कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन आज फिर हम 17,954 तक पहुंचे, यानी कि 18,000 से सिर्फ थोड़ी ही दूरी पर हमने एक आज के लिए पीक बनाया और फिर थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं। एक्सपायरी का दिन है, तो देखते हैं सेकेंड हाफ और खासतौर से 1.5 घंटे के इस आखिरी सत्र में कितना और एक्शन बनता हुआ दिखाई देता है। आज दरअसल निफ्टी बैंक सुबह में आउट परफॉर्म कर रहा था। 11 बजे के बाद यहाँ पर मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत बढ़ती हुई दिखाई दी, वरना इंट्राडे में फिर 100 पॉइंट से ज्यादा के गेन्स देखने को मिले थे। वर्तमान लेवल्स एकदम फ्लैट है, 27 अंकों की गिरावट। मिड कैप इंडेक्स जो कल भी काफी ज्यादा जोश में था, आज सुबह में भी खरीदारी देखने को मिली थी। ये भी अब 40 पॉइंट नीचे कारोबार करता हुआ दिखाई दिया है। आज लार्जली जो ट्रेड मुनाफा वसूली का बना है, वो मुनाफा वसूली आई है चुनिंदा ऑयल एंड गैस स्पेस से। आपका फार्मा कंपनियों में कुछ बिकवाली का दबाव और टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि विप्रो ने जो वेरिएबल पे नहीं देने का फैसला लिया है, उससे बाकी स्टॉक सहम गए हैं। हालांकि इंडिविजुअल ट्रेड्स आपको भरपूर दिखाई देंगे। रियल एस्टेट में खरीदारी है, एफएमसीजी में खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिली है। ऐसे कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ जरूर बनी है, लेकिन आज ये विराम लेना मार्केट का, थोड़ा सा हल्का होना क्या संकेत देता है? खास तौर से जब हम अगले हफ्ते उतरेंगे एक्सपायरी के लिए। वीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए आज का ये हल्का मुनाफा वसूली का आलम क्या संकेत दे रहा है? देखिए हर्षदा, कल जब हम इस वक्त मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे, निफ्टी पे हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था। मॉर्निंग में मेरी क्लियर कट अप्रोच थी कि आज बाजार रिट्रेस होगा और अच्छा खासा रिट्रेस हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट है निफ्टी पर और वो है करीब करीब 17,850-910। ये इतना एक मीनिंगफुल, देखिए 858 लो है, 859.10 ये इतना एक रिक्वायर्ड थ्रस्ट जनरेट करेगा कि आपको ये 18,000 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर तक या उसके बिल्कुल नजदीक लाके खड़ा कर सकता है। और मैं अपने उस व्यू पर अभी भी बहुत श्योर हूं। मॉर्निंग के उस बेस को रिस्पेक्ट दीजिए, स्टॉप लॉसेस के तौर पे इस्तेमाल कीजिएगा, एंड स्टिल इन लेवल्स पे निफ्टी का वो ट्रेड जो था, रूपरेखा उसकी वही है, इट्स ए बाय। और मैं अभी मानता हूं हर्षदा कि आपको क्लोजिंग तक करीब करीब ऊपर की तरफ जो ट्रेजेक्टरी नजर आएगी 17,967-97, ये ट्रेजेक्टरी देखने को मिल सकती है। तो मेरा इन लेवल्स पे एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांग है, स्टिल इट्स ए बाय। और बेस 1 को, मॉर्निंग वाले को याद रखिएगा, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, लेकिन हाँ एट 17,886 में अभी भी फर्म बिलीवर हूं। देखिए स्ट्रांग पुट राइटिंग हुई है 17,900 की स्ट्राइक पे, हम इस जोन को सरेंडर कर दें मेरे को लगता नहीं है। और 18,000 पे कॉल राइटिंग है, नो डाउट, लेकिन उतनी नहीं। हाँ 17,900 पे है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि एलएनटी का बिहेवियर देखते हुए, एसबीआई का बिहेवियर देखते हुए और बहुत सारे कुछ क्रिटिकल एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा का बिहेवियर देखते हुए कि हम शांत बैठेंगे। मेरे ख्याल से हर्षदा ये क्लोजिंग एग्रेसिव होगी, मेरा डेटा और मेरा व्यू एटलीस्ट ये है। और ये स्पॉन्सर करेगा निफ्टी बैंक। सुबह भी व्यू था कि 39,500 के ऊपर अ स्ट्रॉन्ग स्विंग टूवर्ड्स 39,670, करीब करीब 39,670 तक का मिलेगा, और वो व्यू मेरा अभी भी कायम है। और आई थिंक
अगर आप बायर हैं, सुबह के व्यू के मुताबिक लॉन्ग हैं, तो स्टे लॉन्ग। एक अच्छी ओपनिंग क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन है हर्षदा मेरी, और ये स्विंग आपको 39,670 39,710 दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मेरे मुताबिक हर्षदा कोई बैकफुट पाने की जरूरत नहीं है, इससे स्टिल अ बाय और एक अच्छी क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन। निफ्टी में फिर कह रहा हूं करीब करीब 17,967 और 997 का लेवल, और बैंक निफ्टी पे करीब करीब 39,670 और 710 का लेवल बहुत स्ट्रांगली मैं बिलीव करता हूं कि आएगा हर्षदा। तो नजरें रहेंगी और इंतजार रहेगा इस समय उन लेवल्स का। देखते हैं कि लास्ट आवर में स्थिति कैसी बनती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम किस तरह का समा बांधते हैं अगले हफ्ते के लिए, जहां पर वीकली एक्सपायरी होने वाली है। फिलहाल 17,888 8887 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ। चलिए आपके सामने लेकर आते हैं कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स जहां पर आज ज्यादा हरकत देखने को मिली। आज हालांकि थोड़ा बहुत डाउन डे है, मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन स्टॉक्स देखिए जो चले हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, कल भी इसमें अच्छा खासा एक्शन था, आज 1800 के पार, इनफैक्ट 1880 के पार करीब आता हुआ ये काउंटर 2% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है। टाटा कंज्यूमर देखिएगा 811 तक के लेवल्स यहां पर इसने अपने नाम कर लिए हैं, 2% तक की तेजी। बहुत ही तगड़ा हफ्ता चल रहा है टाटा कंज्यूमर के लिए। ये वाला नंबर्स के बाद हमने देखा है बहुत अच्छी चाल इसकी मजबूत हुई है। भेला 4% ऊपर, तो दूसरी तरफ इंडिया सीमेंट में आज हमने देखा करीब 5% तक के गेन्स दर्ज होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि मंदी कहां पर है या फिर मुनाफा वसूली कहां हो रही है, तो डॉक्टर रेड्डीज आज 2.5% नीचे। विप्रो, क्योंकि हमने आपको सुबह में ही बताया था, moneycontrol.com ने एक वो एक्सक्लूसिव खबर दी है कि वेरिएबल पे मिड मैनेजमेंट के लिए, मिड और सीनियर मैनेजमेंट के लिए ऑन होल्ड है। मार्जिन्स पर दबाव चेक लाने के लिए वो स्टॉक 2% नीचे। आईएक्स की धुलाई हो रही है 3.5% नीचे, और एसबीआई कार्ड भी आज करीब करीब 4% नीचे ट्रेड करता हुआ। दरअसल आरबीआई ने एक रिकमेंडेशन मांगी है कि एमडीआर चार्जेस को क्या रिविजिट करना चाहिए, क्या उसमें किसी तरह की कमी आ सकती है। उसका एक हल्का सा इम्पैक्ट इनके बिजनेस पर वैसे प्रभाव नहीं होना चाहिए। चलिए अब हमारे जानकारों से मिलते हैं और फिर आपको बताते हैं आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो इस समय हमारा साथ दे रहे हैं आज के कार्यक्रम के लिए प्रकाश गाबा, राजेश पालविया, सचिदानंद उपतेकर, मानस जायसवाल और साथ ही दलजीत सिंह कोहली। आशीष चतुर्मोता भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, उनसे भी व्यू लेंगे कि क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, यहां से आगे किस तरह के ट्रेड्स पर आपने बेट करना है। हर रोज की तरह 4 का चौका हाजिर होगा। 2:20 पर शुरुआत करेंगे सस्ता ऑप्शन के साथ। सचिदानंद उपतेकर ये देंगे। मिड कैप फंडा हम दलजीत सिंह कोहली से लेने वाले हैं। एफएनओ का सुपरस्टार राजेश पालविया के जिम्मे है। चार्ट का चमत्कार आशीष चतुर्मोता देंगे। यही नहीं, 2:30 बजे हमारा खास सेगमेंट क्या चल रहा है, कुछ खास स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। और मार्केट का एक बड़ा चेहरा आज हम आनंद टंडन को जोड़ने वाले हैं इस चर्चा में। डीलिंग रूम चेक, इस सब पर नजरें जरूर रहेंगी। तो ये सारा एक्शन आपकी स्क्रीन पर होता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले कि मैं आप सबसे ट्रेड्स लेना शुरू करूं, रिलायंस, ओएनजीसी, ये कुछ ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि इस समय जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो दरअसल विंडफॉल टैक्स को लेकर आ रही है, और विंडफॉल टैक्स में कटौती का ऐलान संभव है। ये फिलहाल वो बड़ी खबर आपके लिए स्क्रीन पर आती हुई। एक तो कच्चा तेल का भाव, जो मौजूदा भाव है वो स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि जो भी निर्णय लेगी सरकार वो कच्चे तेल के मौजूदा भाव और पिछले 15 दिनों में क्या हुआ है उसके मद्देनजर ही लिया जाएगा। जहां पर हम देख रहे हैं लगभग 90 की तरफ फिसलता हुआ ब्रेंट दिखाई दिया था, 100 के काफी नीचे है। लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर इस समय लाइन पर जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, राहत की खबर होगी है दरअसल ओएनजीसी, रिलायंस एंड द लाइक्स के लिए, क्या डिटेल सुन रहे हैं आप? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे में इस मोर्चे पर सरकार एक महत्वपूर्ण ऐलान कर सकती है, और अगले 24 से 48 घंटे में सरकार विंडफॉल टैक्स घटाने का ऐलान कर सकती है। और इसको लेकर वित्त मंत्रालय में समीक्षा जारी है, और इस समीक्षा का आधार जो है वो कच्चे तेल की कीमतों को बनाया जा रहा है। 1 अगस्त से लेकर के खासतौर से 15-16 अगस्त तक जो भी कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आया है उसके आधार पर सरकार विंडफॉल टैक्स की तीसरी बार समीक्षा
समीक्षा करने जा रही है। और इस समीक्षा में ये जो आंकड़े जो आपने दिखाए भी कि अभी $90 प्रति बैरल के आसपास कच्चा तेल चल रहा है। आपको बता दूं कि इससे पहले जब विंडफॉल टैक्स की समीक्षा की गई थी उस 2 अगस्त को, तो उस वक्त वो करीब 100 से $130 प्रति बैरल के आसपास कच्चे तेल की कीमतें चल रही थी। उसके बाद से अच्छी खासी गिरावट यहां पर देखने को आई है। तो वो गिरावट जो देखने को मिली है उसका असर आपको विंडफॉल टैक्स में भी देखने को मिलेगा। और विंडफॉल टैक्स में सरकार कटौती का ऐलान कर सकती है, उसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। समीक्षा हो रही है और मुझे वित्त मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि आज शाम तक या फिर कल तक इसका ऐलान किया जा सकता है। 2 महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, एक विंडफॉल टैक्स है, दूसरा एक्सपोर्ट ड्यूटी है। तो बता दूं कि विंडफॉल टैक्स जो लगाया गया था, जब सरकार ने 1 जुलाई को विंडफॉल टैक्स लगाया था तो 23,250 रुपए प्रति टन का विंडफॉल टैक्स लगाया था। फिर उसको 20 जुलाई को समीक्षा की गई थी। समीक्षा के बाद घटा करके सरकार ने इसको 17,000 रुपए प्रति टन कर दिया था। लेकिन 2 अगस्त को मामूली बढ़ोतरी की गई थी, 17,750 रुपए प्रति टन की कर दी गई थी विंडफॉल टैक्स को। अब इसमें भी कटौती किए जाने की संभावना है, 17,750 रुपए प्रति टन से इसमें सरकार अच्छी खासी कटौती कर सकती है। इसी तरीके से अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी देखें तो पेट्रोल, डीजल, एटीएफ तीनों पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी। धीरे धीरे पहले पेट्रोल पर, फिर एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाई गई, फिर हटा दी गई। अब सिर्फ डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी है, तो उसमें भी एक बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं। तो एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है वित्त मंत्रालय के हवाले से, सूत्रों के हवाले से। मेरा एक और सवाल है, लेकिन ये विंडफॉल टैक्स से जुड़ा हुआ नहीं है। क्या कुछ आपको लग रहा है सरकार की तरफ से ऐसा इंडिकेशन आ सकता है कि अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ये पेट्रोल डीजल के दामों में भी कुछ और कटौती लें, क्योंकि काफी करेक्शन देखने को मिला है कच्चे तेल में? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और ये हर दर्शक और हर पेट्रोल डीजल खरीदार का सवाल है। लेकिन आप इस चीज़ को थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखें, तो बैकग्राउंड में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले दिनों जब कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, तो उसके बाद अचानक से जो हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा हो रही थी, वो समीक्षा करना कंपनियों ने बंद कर दिया था। उनकी कीमतें नहीं बढ़ रही थी। तो हम लोग सवाल ये पूछ रहे थे आखिर ये कहाँ से अंडर रिकवरी कितनी ज़्यादा बढ़ रही, इसको कैसे भरपाई करेंगे। तो जब कीमतें नहीं बढ़ा रही थी ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ, जबकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थी। अब कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां घटा नहीं रही हैं। इसके पीछे वजह यह है कि जो उस समय नुकसान उठाया था उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तेजी से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां घटा सकती हैं। और सरकार की पूरी कोशिश है कि फेस्टिव सीजन के आसपास महंगाई बिल्कुल भी ना रहे। तो ऐसे में सरकार की तरफ से भी दबाव बन सकता है आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करने को लेकर के। हालांकि विंडफॉल टैक्स और एक्सपोर्ट ड्यूटी जिसका जिक्र मैंने पहले सवाल के जवाब में किया, उसका इससे कोई नाता रिश्ता नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि उसे मैं अलग से आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमारे न्यूज रूम में ही इतनी चर्चा होती है कि पेट्रोल डीजल के दाम कब कटेंगे या नहीं कटेंगे। तो आप सोचिए आम लोगों में, रस्तों पर इसकी कितनी चर्चा होती होगी। लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, होपफुली उस पर भी कुछ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर जो लक्ष्मण रॉय कह रहे हैं कि विंडफॉल टैक्स की समीक्षा एक बार फिर होने वाली है और पूरी संभावना है कि इसमें कटौती होती हुई दिखाई देगी। दरअसल कच्चे तेल के भावों में पिछले 15 दिनों में अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। और जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था विंडफॉल टैक्स, आपको याद होगा 1 जुलाई का वो दिन, तब आसमान छू रहे थे कच्चे तेल के दाम। ऑफ कोर्स $100 के ऊपर थे, आसपास थे। वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक चार्ट दिखाइएगा डायरेक्टर साहब, क्योंकि वो चार्ट में ही मूव देखने को मिलेगा। RIL, ONGC जैसे ट्रेड्स, इनके लिए एक बड़ा फायदा है। ऑयल इंडिया भी रेडार पर रखना चाहिए। हमारे साथ दलजीत सिंह कोहली और बाकी जानकार भी जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। लक्ष्मण, शुक्रिया, आपसे इजाजत लेंगे। कोहली साहब, ये एक पॉजिटिव रहेगा। इज इट टाइम टू रिविजिट ONGC रिलायंस तेजी की तरफ? गुड आफ्टरनून हर्षदा। आई थिंक इस न्यूज का रेलेवेंस काफी कम हो गया है, क्योंकि पिछली बार जो चेंज करा था, जब काफी कम कर दिए थे ये विंडफॉल टैक्स के रेट्स, तभी रिलायंस के ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत कम हो गया था। बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज नथिंग। डीजल में कुछ 2-3 रुपए रह गया है, तो उसका इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल इम्पैक्ट इज वेरी वेरी लो। तो मुझे लगता है कि अब ये जो इंक्रीमेंटल बेनिफिट आएगा, उसका कोई स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंग कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वो मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर कर लिया। ONGC और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए थोड़ा ज्यादा बेनिफिट रहेगा, बिकॉज
अभी भी पेट्रोल और बाकी चीजों पे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए एक्सपोर्ट टैक्स है, तो वो जो है और कम हो जाएगा तो उनको थोड़ा और बेनिफिट होगा। तो न्यूज वाइज अगर हम देखेंगे तो शायद ओएनजीसी के लिए ज्यादा पॉजिटिव है, रिलायंस के लिए ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, बट रिलायंस पे हमारा व्यू वैसे भी पॉजिटिव है और लॉन्ग टर्म के लिए इट इज वन ऑफ आवर टॉप पिक। जी, और जो इनफैक्ट इस विंडफॉल टैक्स के कम होने की अगर आप देखें खबर, और आई थिंक जिस टाइमलाइन में अगर आप देखें, आपने लक्ष्मण जी ने खबर बताई कि ये हो सकता है, मैं आई थिंक रिलायंस को याद रखिएगा डिस्कस कर रहा हूँ और टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव से, ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से डिस्कस कर रहा हूँ, और आपके समक्ष अगर आप देखें डिस्क्लेमर में रखा गया है, रख दे रहा हूँ कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। लेकिन सचिन, अभी अभी जब लक्ष्मण जी खबर दे रहे थे, इनफैक्ट जब हर्षदा डिस्कस कर रही थी, उस वक्त इसने एक लेवल स्ट्राइक किया एंड दैट वाज 2670। 2670 ही कल की पूरी डे की ट्रैजेक्टरी का हाई जोन था। अगर इंट्राडे में 2670 एक बार और बाइसेक्ट करे या फिर इन लेवल्स पे भी 2660 पे एक ट्रेड बनता है क्या आपको रिलायंस पे? आपको क्या लगता है? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून हर्षदा। क्लियरली यहाँ पर जिस तरीके से ट्रेंड रही है वो ट्रेंड तो काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट 5 हफ्तों से ये पर्टिकुलर बुल ट्रेंड बरकरार है एंड आज के सत्र में या 2 दिन से जो एक थोड़ी सी रुकावट आई थी, मोमेंटम थोड़ा सा लूज हुआ था, बट यहाँ पर ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं था। इनफैक्ट जिस तरीके से वापस इसने जो एक अपटिक बनाई है पोस्ट दिस अनाउंसमेंट, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 2654 के स्टॉप लॉस के साथ 50 फ्यूचर्स पे पर्टिकुलर लेवल है, सो 2650 के स्टॉप लॉस के साथ जरूर यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप करने चाहिए। 2600 का एक मेजर हर्डल था जो इसने ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर वीक मैनेज किया था ब्रेक करने के लिए, एंड उसी पर्टिकुलर हर्डल के ऊपर अच्छी तरह ये सस्टेन कर रहा है। सो लगभग मुझे लग रहा है 2740 तक की ट्रेजेक्टरी अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है जिससे पार्टिसिपेट किया जा सकता है ऑन द लॉन्ग साइड। 2650 का स्टॉप लॉस होगा, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी 2740 के टारगेट के लिए। सचिन, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त, अगर आपने भी कोई सिलेक्ट कर रखा हो तो प्लीज? देखिए, मुझे लग रहा है यहाँ पर एसबीआई लाइफ का डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। एक काफी बड़ा ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे एस्टैब्लिश हुआ है। अपने ये स्टॉक अपने लाइफ हाइज के आसपास कोट कर रहा है एंड जिस तरीके से फिलहाल 1320-25 के आसपास ये ऑस्किलेट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है ये फ्लैग पैटर्न का जो टारगेट है वो लगभग अराउंड 1420 तक का अवेलेबल है। बट इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ से 1365 लेवल की एक्सपेक्टेशन होगी, तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी एसबीआई लाइफ के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 1306 पे एंड पोजीशन को रिव्यू करना है 1365 पे। जी हाँ, इस बीच आप जरा प्लीज निफ्टी बैंक लेके आइए। आपसे 2 बजे का व्यू शेयर किया, उस वक्त एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का लेवल था 39,420। नाउ इट्स 39,526, 100 पॉइंट चल चुका है। और याद रखिएगा 39,500 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर होल्ड करना। अभी कुछ देर पहले जब आपको डेटा दिखा था ना, जहां पे कॉल आइटर्स प्लेस थे, आप उस जोन को बाइसेक्ट करके अगर 15-20 मिनट टिक जाए तो ये क्लोजिंग बेहद शानदार होगी। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। जिस जोन पे कॉल आइटर आया था 900, जहां पे 1.5 करोड़ कॉल बिकी थी, उस जोन के ऊपर अगर हम 10-20 मिनट टिक गए तो ये एक बहुत सुपर स्विंग वाला अगर आप देखें क्लोजिंग होगा। मैं फिर अपनी बात पर आप देखें कायम हूं। मानस, इस बीच निफ्टी मेटल इंडेक्स डे हाई पर है और निफ्टी को पुश करने वाले फैक्टर्स सडनली अगर आप देखें आधे घंटे में विजिबल हैं। आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? मानस, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। मानस, अभी मैं शायद ऑडिबल हूं। देखिए वीरेंद्र जी, कोटक बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी, तो मेरा यहाँ पर कन्विक्शन है बैंकिंग स्पेस पे। और कोटक बैंक के पैटर्न देखिए तो कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट देखने को मिला है। पिछले 2 दिनों से काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। मेरा समझना है कि कोटक बैंक अब करंट लेवल से करीब 60-70 रुपए का आपको दिखा सकता है। जो टेक्निकल टारगेट है वो आते हैं 1950 के, तो 1950 के टारगेट के लिए कोटक बैंक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 1859 के स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ पर आप 1900 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 25-26 रुपए का भाव चल रहा है, 14 रुपीज का स्टॉप लॉस रख के 50 रुपए के टारगेट आप यहाँ सेट करिए 1900 के कॉल ऑप्शन में। 1900 का कॉल ऑप्शन आप लेकर चलेंगे और यहाँ पर तेजी 50 का टारगेट आपके सामने पेश है।
साथ ही साथ A1950 दरअसल अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले रहे हैं तो उस पर नजरें होनी चाहिए। द ब्यूटी ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक कि इस साल इसने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ 5% तक के रिटर्न्स देखने को मिले हैं और इसीलिए शायद ये सभी जानकारों के रेडार पर आने लगा है, फंड्स के रेडार पर आने लगा है। आउट परफॉर्मर निजी बैंकों में लार्जली इस साल अब तक ICICI बैंक था और अब कैचअप की कोशिश में कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन ऑफ कोर्स ICICI बैंक ने करीब अच्छा खासा इस साल 18-20% तक का रिटर्न दिया है। कोटक हैज अ लॉन्ग वे टू मूव उसके साथ compete करने के लिए। आशीष चतुर्मोता, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका इस समय का ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखिए मैं समझता हूँ कैपिटल गुड्स स्पेस में काफी अच्छी तेजी है और उसको लीड कर रहा है लार्सन एंड टुब्रो। यहाँ पर पे OI बिल्डअप भी काफी अच्छा है। वीकली और मंथली चार्ट्स पर एक बड़े ब्रेकआउट मुझे L&T के स्टॉक में नजर आते हैं। 1882 पे इस समय पे स्टॉक का प्राइस चल रहा है। मेरे हिसाब से 1850 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग ट्रेड L&T के अंदर में लेना चाहिए। 1950 रुपए के लक्ष्य मैं समझता हूँ बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर L&T पे आएंगे और पोजिशनली हमारा मानना है 2050-2100 की ट्रेजेक्ट्री L&T के स्टॉक में पोजिशनली देखने को नजर आ सकती है। तो पहला टारगेट 1950 का रहेगा, फिर 2000-2100 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो ये है फिलहाल तेजी वाला वो स्टॉक जो आपके लिए चुना है आशीष चतुर्मोता ने। गाबा साहब, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? मुझे गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे सीमेंट क्षेत्र अच्छा लगता है तो मैं चुना है ACC। 2310 का स्टॉप लगाना चाहिए और 2350 पॉसिबल है ACC। 350 के टारगेट के लिए एक मौका। राजेश पालविया, आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून हर्षदा मैडम, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखिए मुझे जो स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो सीमेंट स्पेस से ही है, उसमें अंबुजा सीमेंट पे यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। जिस तरीके से ACC अंबुजा सीमेंट में आज के सेशन में बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, हमें लगता है सीमेंट स्पेस में यहाँ पे एक अच्छा मूव बनते हुए दिखेगा। अंबुजा सीमेंट का अगर हम सेटअप एनालाइज करें तो स्टॉक में जो इसके प्रीवियस स्विंग आई थे जनवरी के, उसको आज सरपास करते हुए ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो अंबुजा सीमेंट पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है। यहाँ पे हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए 425 से 430 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 406 रुपए के आसपास। 406 का स्टॉप लॉस। और देखिए अब एक और कन्विक्शन ट्रेड सीमेंट से जुड़ा हुआ, काबा साहब ने ACC दिया तो पालविया साहब कह रहे हैं कि आप 435, 430, 35 के लिए एक मौका गवाए नहीं। 3.5% ऊपर। इनफैक्ट पूरे सीमेंट बिजनेस में हमने देखा है आज काफी तगड़ी गेंस देखने को मिली है। कोहली साहब को फिर से जोड़ते हैं। कोहली साहब, ऑफ कोर्स हम पहले बात कर रहे थे वो विंडफॉल टैक्स की, आपने कहा ज्यादा बेनिफिट ONGC एंड द लाइक्स को मिलेगा और रिलायंस आपका एक प्रेफर्ड ट्रेड है, लेकिन आज आपने कोई खास स्टॉक चुना है हमारे दर्शकों के लिए इस समय का? कोई कन्विक्शन आइडिया? हाँ, तो हर्षदा हमने एक स्टॉक मिड कैप में ढूंढा है, ग्लैंड फार्मा, जो डिस्क्लोजर ये कि हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी ये रिकमेंडेड है, हमारे पोर्टफोलियोज में है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं। नाउ रीजन क्या है ग्लैंड फार्मा को चूज करने का? एक तो ये कि इनके जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है ये इंजेक्टेबल्स में, जो बहुत डिफिकल्ट होता है बनाना और उसकी क्वालिटी को कंसिस्टेंटली मेंटेन करना। दूसरी चीज ये कि वो जो इनॉक्सोपेरेन वगैरह जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो क्रिटिकल केयर के लिए यूज होते हैं, मतलब हॉस्पिटल में एंटी क्लॉटिंग वगैरह के लिए जो ऑपरेशन ICU में यूज होते हैं। और वहां पर जो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये कोविड के बाद के जो नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं और नॉर्मल ऑपरेशंस वगैरह स्टार्ट होंगे तो उसमें उसकी डिमांड बढ़ेगी। तीसरी बात यह है कि कंपनी का कंप्लायंस ट्रैक रिकॉर्ड जो है, इंजेक्टेबल्स बनाना मुश्किल काम और उसमें अपने आप को क्वालिटी वाइज मेंटेन करना, पिछले 7 साल में एक बार भी FDA का कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है कंपनी के ऊपर। सो विच इज अ वेरी वेरी बिग इम्पेकेबल ट्रैक रिकॉर्ड। हमने देखा है बहुत सारी फार्मा कंपनियों में ये FDA के इश्यूज आमतौर पे आते रहते हैं। तीसरी चीज जो है कि आने वाले समय में क्या होगा, ये हो गया पिछला। आने वाले समय में क्या होगा कि अब इन्होंने बायोसिमिलर्स के लिए एक और नया प्रोजेक्ट लगाया है। एक्चुअली ये जो कोविड की ड्रग थी रशिया वाली, वो बनाना चाहते थे बट वो अपॉर्चुनिटी फेल हो गई। तो उसी प्रोजेक्ट को, उसी फैसिलिटी को
they are going to use for biosimilars, which is a next growth trigger for all pharma companies. So many other are doing that, and ये इनके लिए भी एक बड़ा ट्रिगर होगा। और अगला जो लास्ट ट्रिगर है वो है चाइना से। तो ये कंपनी एक्चुअली चाइनीज पेरेंट की कंपनी है, फोसन फार्मा की, और इन्होंने अपने 8-10 प्रोडक्ट जो है वो चाइना में ऑलरेडी फाइल किए हुए हैं, जो हमारे अनुमान के हिसाब से अगले 2-3 महीने में 2-3 प्रोडक्ट की अप्रूवल मिलनी चाहिए। एक बार चाइना से अप्रूवल मिलेगा तो फिर वहां का भी एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम चालू होगा। तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं स्टॉक के लिए आगे खेलने के लिए। और अच्छी बात यह है कि पिछले 2 क्वार्टर में नंबर खराब थे, इसके लिए स्टॉक पिट गया, तो करीबन 4,000 रुपए के आसपास से जाकर के घट के 2,800, 2,200, 2,400 तक आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यूएशन भी आपके फेवर में आ गया। अगर फ्यूचर इंटैक्ट है, कन्विक्शन पूरा कायम है और स्टॉक को 10-15% नीचे मिल रहा है, तो उससे अच्छा कंकॉक्शन कुछ हो ही नहीं सकता। तो इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मुझे लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकर के 3-6 महीने का वेट करेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। बहुत बढ़िया एनालिसिस आपने ग्लैंड फार्मा की। एक तो डेवलपिंग बायोसिमिलर प्ले, चाइना वाला फैक्टर, और ऑफ कोर्स इसके एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उसमें तो ग्रोथ देखने को ही मिली है। अच्छा कोहली साहब, मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ, क्या ग्लैंड फार्मा वही ट्रेड है जो आप मिड कैप फंडा में भी देने वाले थे, या फिर उसके लिए कुछ और तैयारी है आपकी? जी ये मिड कैप फंडा के लिए, मुझे लगा आपने मिड कैप फंडा ही पूछा। कोई नहीं, तो एक काम करते हैं, मिड कैप फंडा का स्ट्रिंग चला दीजिए और एक बार फिर टारगेट्स दिखा दीजिएगा। मुझे लगा क्योंकि आपने इतनी डिटेल में स्टॉक की चर्चा की, तो मैं वही प्रोड्यूसर साहब से बात कर रही थी कि मुझे लग रहा है ये पहले मिड कैप फंडा ही आ गया। तो 4 का चौका का देखिए ट्रेड आ चुका है पहला वाला मिड कैप फंडा ग्लैंड फार्मा। काफी बुलिश है कोहली साहब इसको लेकर। कोई खास टारगेट आपके जहन में है क्या? आज तो ये 2400 के आसपास है। देखिए मैंने बताया कि टारगेट नॉर्मली हम लोग नहीं देते क्योंकि वो रोलिंग बेसिस पे रहता है। अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो ये 4,000 से नीचे गिर के आया है, तो आप कम से कम उतना तो सोच ही सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में जैसे जैसे नंबर्स आएंगे, हम अगर ईपीएस की बात करें जो पिछले साल 70 रुपीज के आसपास ईपीएस था, हमारा अनुमान है कि अगले 2 साल में वो 110 के आसपास हो जाएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा आपके पास ग्रोथ पोटेंशियल है। जी, और याद रखिएगा जब मैं दलजीत जी के बात करते करते चार्ट को रीड कर रहा था, प्लीज़ ग्लैंड को जाइएगा टेक्निकली वीकली चार्ट्स पे जब रीड करेंगे, वीकली पे रीड कीजिएगा, नॉट डेली। वीकली पे आपको अगर आप देखें पिछले 3 हफ्ते से इसमें कुछ पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस नज़र आ रहे हैं, वैल्यू बाइंग नज़र आ रही है, और यही वो पॉइंट था वीकली चार्ट्स पे जहाँ से ये जनवरी 2021 में शूट अप हुआ था। लेकिन अब मैं थोड़ा सा देखिए ट्रेड से फोकस करूंगा वो स्टॉक्स जो कि पूरे दिन कंसोलिडेशन के मोड। देखिए इट्स एक्सपायरी डे, एक्सपायरी डे में जो स्टॉक्स होमवर्क कर चुके होते हैं जरा उन पे फोकस किया कीजिए। पहले मैं LIC हाउसिंग फाइनेंस पे जाता, लेकिन वो चल चुका है। लेट्स ब्रिंग कैनफिन होम्स। कैनफिन होम्स सुबह आज कॉल मेरे ख्याल से दी थी ये गौरव बिस्सा ने 624.90। राजेश पालवे जी, पूरा दिन कंसोलिडेशन हुआ इस काउंटर में 620 से लेकर करीब करीब 628 के बीच में, अभी भी 626 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये एक टिपिकल फ्लैग है जिसका ब्रेकआउट है। प्रीएम्प्ट करना क्या चाहिए इसको, यहां पर क्या जोड़ना चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए, क्या 220 230 का 630 का जोन ये बाइसेक्ट करने को तैयार है, और इस फ्लैग को आप कैसे प्ले करेंगे, आपका ठीक? तो बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ, और जिस तरीके के इसके फॉर्मेशन बने, अगर डेली चार्ट पे अगर हम देखें पिछले 1-2 महीने का मूव देखें इसका, तो स्टॉक में क्लियर राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी बना है, और जिस तरीके से स्ट्रेंथ यहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिली है, तो हमें लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल यहाँ से 650 तक के अपसाइड की जगह यहाँ पे बनी हुई है, और हमें लगता है कि 630 के कॉल ऑप्शन को भी बाय किया जा सकता है ये ट्रेड को प्ले करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक में आज एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है, और अब जो लास्ट के 15-20 मिनट में देखें तो एक प्राइस एक्शन भी यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। हमें लग रहा है कि 630 क्रॉस करते से स्टॉक में 650-660 तक की अपसाइड आएगी, तो 630 का कॉल ऑप्शन 13-13.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको बाय किया जा सकता है। इसमें 9 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, अपसाइड के टारगेट 20 से 22 रुपए तक के एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ओके, कैनरा बैंक में कैनफिन होम्स में अगर आप देखें करीब करीब इस कॉल में 630 के 20 से 22 के लेवल आ सकते हैं, नजर रखिएगा। स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। LNT पर आशीष चतुर्मुता जी ने कॉल दे दी है तो उसको रिपीट नहीं करूंगा।
L&T बहुत अच्छा करता हुआ, ये 2-3 स्टॉक्स जो कि इस वक्त बड़े वाइब्रेंट से नजर आ रहे हैं, उसमें एक बार अब आप लेके आइए इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक आपकी स्क्रीन पर 1103, और बात करते करते हम लोग की डिस्कशन के करते करते अगर आप देखें स्टॉक 1103 पे आ गया। सचिन, आपकी राय क्या है? कुछ कैनफिन होम जैसा ही चार्ट है। कैनफिन होम देखिए बात करते करते कहां पे आ गया, 627, 1103 इंडसइंड बैंक। आपका ठीक इस पे सचिन? देखिए क्लियरली यहाँ पर बुलिश मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट आज इंट्राडे में इतने रिट्रेसमेंट भी दी है एंड अच्छे लेवल से ये घुमा है। अपने 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके वापस एक रिबाउंड हुआ है और अपने प्रीवियस डे स्विंग हाइस को भी इसने कॉन्फिडेंटली निकाला है। तो क्लियरली यहाँ पर मोमेंटम काफी स्ट्रांग है एंड ये मोमेंटम मुझे लग रहा है लगभग बना रहेगा जब तक वापस हम 1096 के आसपास ट्रेड नहीं करते। तो आई थिंक 1096 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की ही सलाह होगी। क्लियरली जिस तरीके से ट्रेजेक्ट्री है, यहाँ पर एक वीकली गैप है 1150 के आसपास, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर गैप एरिया वापस एक बार रिविजिट होने का प्रयास जरूर होगा। सो बने रहिए 1096 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, आपका इंडसइंड बैंक पे अगर आप देखें 1096 का आपने स्टॉप लॉस की वकालत की। स्टे लॉन्ग, स्टे होल्ड करके रखिएगा। चलिए अभी काम करते हैं, यहाँ से कुछ देर के लिए विषय बदलते हैं और आज का सस्ता ऑप्शन, इनफैक्ट ये सस्ता ऑप्शन भी सचिन के सौजन्य से ही आएगा। सचिन बताइए क्या पिक किया है आपने और किस स्टॉक में, किस ऑप्शन में आप एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्लोजिंग में? वीरेंद्र जी क्लियरली यहाँ पर फोकस सीमेंट पैक पे ही है एंड जिस तरीके से दालमिया भारत का स्ट्रक्चर है, लगभग 5 महीने का अगर हम डेटा देखें तो वहां पर एक क्लासिक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो रहा है। वीकली एंड मंथली चार्ट पे भी एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो रहा है। जिस तरीके से आज का ओआई एडिशन है विद प्राइस मूवमेंट, तो क्लियरली एग्जिबिट यही कर रहा है कि 1740 तक के स्विंग्स तो यहाँ पर कंफर्टेबली बनने चाहिए। तो आपको खरीदारी करनी है दालमिया भारत के 1600 के कॉल ऑप्शन में, जो लगभग अराउंड 60 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको यहां से लगाना है लगभग अराउंड 46 के आसपास का एंड इंट्राडे मुझे लग रहा है 96 के स्विंग्स कंफर्टेबली बनने चाहिए। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 130 का। खरीदारी करनी है दालमिया भारत का 1600 का कॉल ऑप्शन। 1600 का कॉल लेकर चले। दालमिया भारत वाला 96 तक के जाने के चांसेस हैं और 60 रुपये 50 पैसे पर फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ। तो ये फिलहाल वो सस्ता ऑप्शन जो आपके लिए सचिदानंद उत्तेकर ने इस समय आइडेंटिफाई किया है। कुछ और ट्रेड्स जो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे एक बार, और ये एक रीसेंट लिस्टिंग है तो गावा साहब हो सके तो ध्यान दीजिएगा इस पर। कैंपस एक्टिववेयर 449 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी रीसेंट पास्ट में जो मूव्स देखने को मिले हैं वो स्क्रीन पर रखते हैं। आज अच्छे खासे वॉल्यूम्स पर दरअसल ये स्टॉक चला है। हाल ही में मैं कल परसों पढ़ भी रही थी, इसको अपग्रेड किया है तेजी की तरफ एक एफआईआई ब्रोकरेज ने और उसके बाद स्टॉक में तो वैसे भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। गवा साहब पहले एक टेक चेक दीजिए, फिर कोहली साहब से भी पूछेंगे कि क्या इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं वो। कैंपस एक्टिववेयर स्ट्रक्चर पसंद है कैंपस का। अब ट्रेड कर रहा है 449 पर, अच्छी तेजी है। जो सेटअप है करीब 420 430 जोन्स पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और आज का मूव और कल का मूव, परसों का मूव जब देखें तो मुझे अच्छा लगता है। टारगेट करीब 470 और हायर जोन देखने को मिल सकता है। जब ये न्यू टेरिटरी में चला जाएगा तो और भी हायर जोन देखने को मिल सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, सेटअप भी बढ़िया है। कैंपस पर इनफैक्ट सीएलएसए ने आउट परफॉर्मर की रेटिंग दी थी। टारगेट प्राइस 440 का दिया था, वो 440 के बियॉन्ड चल गया है। कोहली साहब आजकल तो सभी लोग स्नीकर्स के दीवाने हैं। लिस्टिंग अच्छी थी, स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिला। क्या करंट लेवल्स पर आपको पसंद है? वैल्यूएशन वाइज कैसा खड़ा है? करंट लेवल्स पर तो थोड़ा रुकेंगे हम करेक्शन के लिए, क्योंकि महंगा हो गया और जैसा सीएलएसए ने बोला टारगेट भी आ ही गया ऑलरेडी। अच्छी बात यह है कि ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और ई कॉमर्स के थ्रू जो इनका जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और हम जानते हैं कि स्नीकर्स अभी ये सब चीजें जो है स्पोर्ट्स वेयर का जो जमाना है, बहुत सारे लोग इसमें कंजम्पशन पैटर्न बहुत चेंज हुआ है। इस पूरे स्पेस में एक्चुअली हमने जो चॉइस, हमारा जो स्टॉक चॉइस था वो ट्रेंड था, तो वो हमने कुछ 1200 के आसपास भी ऐड किया था। 800 से चल रहा था,
1200 में भी ऐड किया और अभी वो ऑल टाइम हाई हो गया। तो हम लोग ज्यादा उसके ऊपर, और मान्यवर दूसरा स्टॉक था जहां पर हम और ज्यादा बुलिश थे, बिकॉज हमें लग रहा था कि जो, अगर हम कंजम्पशन पैटर्न में एक चीज खास नोट करें तो पिछले 3-4 महीने से देखें, जो अर्बन ओरिएंटेड कंजम्पशन है और जो हाई एंड है जिसमें लग्जरी या बड़ा कॉस्टली टिकट आइटम्स हैं, वो ज्यादा अच्छे प्ले कर रहा है एज कंपेयर टू लोअर एंड कंजम्पशन और रूरल या लो टिकट कंजम्पशन की तरफ। तो ये जो क्लियर डिस्टिंक्शन है, इसमें बड़ी कंपनियां जो है या जो कंपनियां उस सेगमेंट को केटर करती है वो अच्छा कर रही हैं। तो आप देखिए टाइटन वगैरह के नंबर्स बहुत अच्छे आए, ये ट्रेंट के नंबर अच्छे आए। अभी हमने वरुण बेवरेजेस ऐड किया थोड़े दिन पहले, वो भी कंजम्पशन का ही प्ले, बट वो दूसरा सेगमेंट कह देंगे। बट रिटेल में जाएंगे तो ट्रेंड हमारा प्रेफर्ड पिक रहा और वो अच्छे रिटर्न भी देखे गए। मेट्रो ब्रांड्स और कैंपस में कंपटीशन था कि हम क्या ले, तो हमने दोनों ही अवॉइड करे बिकॉज दोनों कॉस्टली थे। तो अभी दोनों अच्छे चल भी गए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब कुछ प्राइस वेरिएशन आए, थोड़ा कहीं कंफर्ट लेवल बनेगा वैल्यूएशन टर्म्स में, तब हम फिर इन सब स्टॉक्स को वापस देखेंगे। ओके, आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो ये दलजी जी की राय आपने सुनी। इस बीच अगर आप देखें तो निफ्टी करीब करीब 17,923, जब से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, वो स्पाइक अगर आप देखें तो और शार्प होता हुआ। हमारे मेहमानों ने जो ट्रेड दिए, लुक एट इंडसइंड बैंक 1105, अभी टिप्पणी करी सचिन ने, क्या खूब चला। आशीष का LNT लेके आइए प्लीज जरा टिक बाय टिक चार्ट्स पे, और क्या गजब का स्विंग देता हुआ। सारे ऑप्शंस LNT की जो हैं वो इस वक्त बहुत शार्प वोलेटिलिटी है, याद रखिएगा। और अभी ये राजेश पालवे जी ने दिया कैनफिन होम्स 626.40, वो ऑप्शन 14 का हो गया, 14 रुपए का हो गया स्क्रीन पे बात करते करते। अच्छे रेट्स मिलते हुए यहाँ पे, और स्पेशली अगर आप देखिए LNT ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया। एक स्टॉक लेके आइए अब आपकी स्क्रीन पर जो कि एक अच्छा स्विंग दे रहा है। मैं इसका इनफैक्ट ऑप्शन डेटा देख भी रहा था कुछ देर पहले। एंड देयर इज आई थिंक पावर ग्रिड। मानस, ये आपका बहुत अच्छी तरीके से रीड किया हुआ स्टॉक है पावर ग्रिड, अच्छा स्विंग देता हुआ और 2 दिन के रेस्ट के बाद ये स्विंग आता हुआ। मानस, ये आपको याद होगा एक 234 रुपए का मई 30 का हाई है, वो क्या बाइसेक्ट हो सकता है? क्या ये स्टॉक 240-50 की ट्रैजेक्टरी के लिए तैयार हो रहा है? आपका व्यू? बिल्कुल, देखिए यार, ये जो ट्रेंड है यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव बना हुआ है। 2 दिनों के कंसल्टेशन के बाद रैली फिर से रिज्यूम हो गई है, और बिल्कुल सही आपने कहा 234 का जो एक लेवल है उसको स्टॉक ब्रीच करेगा और मेरे ख्याल से 239 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अभी भी काफी स्कोप है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं 228 के स्टॉप लॉस से 239 के टारगेट के लिए, और या तो आप सीधे 230 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए। 2 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, 1 रुपए के स्टॉप लॉस से 5-6 रुपए की टारगेट आप सेट कर सकते हैं। तो ये फिलहाल कुछ ट्रेड्स जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। एक बार रिविजिट कीजिएगा जुबिलेंट फूड, जिसकी हम कल दोपहर से बात कर रहे हैं। आज सुबह में भी इसका जिक्र हो रहा था। 625 के लेवल्स है, 2-2.5% ऊपर है ये काउंटर। IRCTC एक और स्टॉक वायदे वाला जहां पर ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन जब कोहली साहब ये ट्रेंड एंड द लाइक्स की बात कर रहे थे, गोदरेज कंज्यूमर मेरे जहन में आया, और गोदरेज कंज्यूमर पर वो मैं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पढ़ रही थी। उन्होंने इसे फोकस लिस्ट में डाला है। गोदरेज कंज्यूमर और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दोनों को फोकस लिस्ट में जोड़ा गया है। राजेश पालविया, गोदरेज कंज्यूमर चार्टिकली अब यहाँ से किस तरह के स्तरों की तैयारी कर रहा है? आज तो 920 हुआ। ओपन इंटरेस्ट एडिशन स्ट्रॉन्ग है। आप देखिएगा वॉल्यूम पिकअप अच्छा रहता है जब स्टॉक चलता है। तो हर्षदा जी देखिए, स्टॉक में एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली सेटअप के हिसाब से होते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से अब वीकली चार्ट का फॉर्मेशन बना है, हमें लगता है स्टॉक में 960 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉक में जिस तरीके से एडिशन पिछले 2-3 सेशन में बने हैं, तो हमें लगता है यहाँ पे बने रहना चाहिए। 908 का स्टॉप लॉस रखे, अपसाइड के टारगेट पोजिशनली 960 तक इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली दे रहा है स्टॉक का, इस पर नजरें आपकी होनी चाहिए। अच्छा, कोटक रिविजिट करते हैं 1900 के लेवल्स। 1901 का हाई इसने फ्यूचर्स में दिखाया। मानस ने कुछ ही देर पहले 1950 के लिए आपको कहा था कि तेजी की पोजीशन होनी चाहिए। फ्यूचर्स में 1900 के ऊपर दरअसल ये स्टॉक इस समय कर रहा है ट्रेड, टॉप ट्रेड्स में शामिल है। देखते ही देखते इंडसइंड बैंक में भी थोड़ा सा एक्शन और बढ़ने लगा है। इंडसइंड बैंक वैसे अगर आप ध्यान दें तो इस हफ्ते यहाँ पर भी एक्शन जोर पकड़ता हुआ। सचिदानंद,
लेंगे क्या स्टॉक? इंडसइंड या कोटक ही प्रेफर्ड प्ले है? हर्षदा, यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने इस पे चर्चा की थी एंड जिस तरीके से यहाँ पर एक वीकली गैप अवेलेबल है 1150 के आसपास, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम वहां तक तो कंटिन्यू रहना चाहिए। एंड स्टॉप लॉस आई थिंक मैंने 1096 के आसपास सजेस्ट किया था, तो उसी पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप से बरकरार रहे। स्टॉक जरूर अपने एक ओवरबॉट टेरिटरी में है, बट कहीं पर भी थकावट के संकेत अभी तक आए नहीं है। तो इनकेस अगर एग्जॉस्शन होता है, अगर रिवर्सल होता है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से इमीडिएट बेसिस पे एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश हो जाएगी 1090 के नीचे। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है 1096 के स्टॉप लॉस के साथ अपने लॉन्ग पोजीशन को रिटेन करें एंड 1150 जैसे ही वो वीकली गैप फिल हो जाता है वहां पर एक बार अपनी पोजीशन रिव्यू करें। इंडसइंड बैंक वाकई अगर आप देखें तो सारा एक्शन इस वक्त बैंक्स तक सीमित हो गया है। एक बार जरा बैंकों की ओआई समरी को देखते हैं। मैं अभी भी मान रहा हूं इस एक्सपायरी डे जो कि थोड़ा सा बैंक्स को पीछे होल्ड कर रहा है, अदरवाइज ये एक बहुत शार्प डे होता। आज सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप, याद रखिएगा, भले ही प्राइस ना चला हो, भले ही प्राइस पॉज हो गया हो बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, बट लुक एट कैनरा बैंक 239.70। कल ये इसी पैनल का एक डिसाइसिव और आई थिंक जिसे कहते हैं ना, आई मीन एक कलेक्टिव ट्रेड था कि जनाब ये चलेगा। सुबह शिवांगी ने भी कॉल दी थी इस पे, और इसका ओपन इंटरेस्ट, कैन यू बिलीव, 8.9, द हाईएस्ट एडिशन इन द एंटायर बैंकिंग स्पेस इसमें, और आपका एक इंडसइंड बैंक में हुआ है। आशीष शत्रुमोथा जी 239.80, हालांकि मॉर्निंग में काफी शार्प था, बाद में थोड़ा सा डिप आया, बट आपको क्या लगता है कैन बैंक का ये फ्लैग जो है, ये इसे क्या प्लेस कर सकता है 250 के जोन में? आपकी राय? बिल्कुल वीरेंद्र, आपने इसको बिल्कुल सही फरमाया कि ये जो फॉर्मेशन के बाद निकला है और एक करीब 5 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद निकला है, नेक्स्ट रैली इसकी बनेगी पुराने स्विंग हाई पे जो कि बना था अप्रैल मंथ में, जहां स्टॉक ने 253 254 के हाईज बनाए थे। तो मुझे लगता है नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट कैनरा बैंक का 254 की ट्रेजेक्ट्री का बन रहा है, और क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है 235 के ऊपर, तो मैं समझता हूं 235 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, और साथ ही साथ यहाँ पर वॉल्यूम की पोजीशनिंग यही बता रही कि काफी अच्छा एक्यूमुलेशन पिछले 5 दिनों में कैनरा बैंक के स्टॉक में बनता हुआ नजर आया है। जी हाँ, कैनरा बैंक आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 239.95 सुपर स्विंग देखिए अगर आप देखें स्टॉक का इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। चलिए अब यहाँ से काम करते हैं, विषय को चेंज करते हैं और लेते हैं आज का एफएनओ सुपरस्टार, और ये आएगा राजेश पालवे जी के सौजन्य से। राजेश जी, आज का एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक किया है आपने, जहां पे एक वाइल्ड स्विंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्लोजिंग में? तो वीरेंद्र जी देखिए, फोकस तो पूरा सीमेंट स्पेस पे ही है, और सीमेंट स्पेस पे आप अल्ट्राटेक सीमेंट पे यहाँ पे हमारा फोकस है। जिस तरीके से अल्ट्राटेक सीमेंट में अब ये 6700 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट का फ्यूचर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए करीब 6780 से 6800 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 66-65 का, तो अल्ट्राटेक सीमेंट पे यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी की सलाह इस समय वायदे का सुपरस्टार ट्रेड वो इस समय आपके लिए पेश किया गया है राजेश पालविया की ओर से। और देखिए सीमेंट काउंटर्स में आज भरपूर एक्शन देखने को मिला। 6780 6800 की तैयारी करता हुआ ये काउंटर तेजी करना है। अच्छा, एक बार रिविजिट करते हैं वो सस्ता ऑप्शन भी जो दालमिया भारत के रूप में आपके लिए पेश किया था सचिदानंद उत्तेकर ने। 1600 की कॉल इन्होंने दिलाई आपको, 60 रुपए 50 पैसे के लेवल्स पर 77 के लेवल्स हो चुके हैं। तो ये फिलहाल एक ट्रेड जो अब भी मोमेंटम गेन कर रहा है। 96 पहला टारगेट और उसके आगे 130 के टारगेट के लिए मौका आपने गंवाना नहीं है। यह है तेजी वाला ट्रेड। कोटक इस बीच 3% ऊपर, LNT में तेजी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये सारे स्टॉक्स जो हमने कुछ ही देर पहले इनका जिक्र किया। लेकिन SBI लाइफ पर नजरें रखिएगा, और SBI लाइफ, आशीष चतुर्मोता, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। ये और HDFC लाइफ पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में, इनफैक्ट ट्यूसडे से थोड़ा बहुत एक्शन दिखा रहे हैं। SBI लाइफ टेलों से एक बहुत तगड़ी रिकवरी भी दिखाने में कामयाब है। बताइए 1324 के लेवल्स पर जो आया है स्टॉक, अब आगे आपकी क्या सलाह होगी? क्या आप भी कॉन्फिडेंट हैं इसमें, कोई ट्रेड लेने के पक्ष में हैं फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस के जरिए?
बिल्कुल हर्षदा, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट और बहुत अच्छे वैल्यूएशन एज कम्पेयर टू पीयर्स हमें एसबीआई लाइफ के देखने को नजर आते हैं। और शायद यही कारण है कि ये पहला इंश्योरेंस स्टॉक है जो अपने ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, जबकि बाजार तो अभी काफी दूर है। बाजार तो करीब 500-600 पॉइंट दूर है, बट पूरा जो इंश्योरेंस बास्केट है वो अभी काफी दूर अपने ऑल टाइम हाई से ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि क्लियरली इसमें स्ट्रेंथ काफी अच्छी बन रही है। टेक्निकली मैं समझता हूँ स्टॉक 1480 से 1500 की ट्रेजेक्टरी के लिए जाने के लिए तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अगर से आप एफएनओ में कोई ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस 1300 का रख के 1400 रुपए की एक शॉर्ट टर्म अपसाइड देखने को नजर आ सकती है। बट थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव हो तो ये स्टॉक आपको आने वाले 2 से 3 महीनों में 1480-1500 के लक्ष्य भी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये स्टॉक जहां पर और तेजी आने की पूरी संभावना है, इसकी आवाज बेहद बुलंद होती हुई इन दिनों मार्केट में। चलिए, हर रोज की तरह अब फोकस करते हैं कुछ एक इंटरेस्टिंग ट्रेड पर, मार्केट के एक्शन पर। बारी है क्या चल रहा है। हमारे साथ आज सुमित स्टूडियो में है जो आपको बताएंगे एक्शन कहां पर और इनके रेडार पर कौन सा स्टॉक। सुमित, आज तो इनफैक्ट एक बहुत लंबी सूची थी मेरे पास जिसमें अलग अलग नाम आ रहे थे। चाहे आप इंडिया बुल्स देख लें, कावेरी सीड देख लें, जहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन जो कंपनी हमने चुनी है वो है जोमैटो। जोमैटो को अगर आप पहले इसके रिटर्न वाले चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, 19% के आसपास जोमैटो सिर्फ एक हफ्ते में चला है। करीब 28% ये शेयर चल चुका है एक महीने के दौरान। और ये पीछे जुलाई में जब इसने अपने हाल में लोज बनाए थे, उन लोज से लेके अब तक करीब 66% का गेन आ चुका है। तो इस तरह का दुगना मूव स्टॉक के अंदर एक आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बढ़िया तेज़ी जोमैटो ने पिछले करीब 10 से 15 दिन या 20 दिनों के दौरान दिखाई है। वो आपकी स्क्रीन पर है, किस तरह से रिटर्न्स में देखने को मिले हैं। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है? हो रहा है इसमें फंड्स की तरफ से खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही है। अगर आप ब्लॉक डील में पार्टिसिपेटेड फंड्स को देखेंगे वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा और नए फंड्स की तरफ से लगातार बाइंग एग्रेसिवली देखी जा रही है। ये जुलाई से ही फंड्स की बाइंग शुरू हुई थी और वो एक ट्रिगर बन के आया। और साथ साथ ये रीसेंट ट्रिगर जो है ये कल हुआ। शिपरॉकेट, जो कि इन्होंने दिसंबर में एक एक्विजिशन किया था जिसके बाद शेयर टूटा भी था काफ़ी, उस एक्विजिशन ने एक फंड रेज किया और उस फंड रेज के बाद ये 21वां यूनिकॉर्न बना। दरअसल यूनिकॉर्न वो जो कि $1 बिलियन से ज़्यादा वैल्यूएशन रखते हैं, तो ये वो वैल्यूएशन वाले लेवल से पहुंचा। और क्योंकि ये जोमैटो बैक्ड है और इस तरह के वैल्यूएशन वहाँ मिल रहे हैं, तो बाजार जोमैटो को भी एक थम्स अप दे रहा है। दूसरा, अब ये तो ब्लॉक डील के कुछ फंड्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं जिन्होंने खरीदारी की है, लेकिन एक लंबी सूची आपके सामने आएगी अलग अलग फंड्स की जिनकी तरफ से खरीदारी हाल फिलहाल में देखने को मिली है। ये कुछ शेयर हैं जो कि फंड्स ने खरीदे हैं, जिसमें नामों में एक्सिस म्यूचुअल फंड या 11,000 शेयर हैं। लेकिन बाकी अगर फंड्स पे आप जाना शुरू करेंगे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 37,000, फ्रैंकलिन करीब 2.5 करोड़ शेयर फ्रैंकलिन ने खरीदे, यूटीआई 38 लाख शेयर, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड 99 लाख शेयर, और उसके अलावा एमओएसएल 1.5 करोड़, निपॉन 7 करोड़। तो इस तरह की मासिव बाइंग फंड्स की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है। और ये मासिव बाइंग जुलाई एंड और अगस्त की कहीं रेंज में होते हुए दिखाई पड़ी, जिसके आधार पर इस शेयर में एक बढ़िया मूव देखने को मिला। तो ये जो जोमैटो का मूव आप 1 महीने का, 7 दिन का, 15 दिन का देख रहे हैं, उसके पीछे की वजह भारी फंड बाइंग है। और जो रिसेंट एक न्यूज़ फ्लो आया इनके एक बैक्ड यूनिकॉर्न बनने के बाद, ये भी एक ट्रिगर के तौर पर कामकाज कर गया। तो बेसिकली यूनिकॉर्न बनी शिपरॉकेट, तो बाजार यही अनुमान लगा रहा है कि इफ एट ऑल जोमैटो एग्जिट करता है तो उनके स्टेक का वैल्यूएशन कितना बड़ा मिलता हुआ दिखाई देगा। और उसी पे ही बाजार ने थम्स अप दिया था एक टाइम पर, तो आज थम्स डाउन दिया था, आज वही थम्स अप दे रहा है वापस उससे। तो ये फिलहाल आपके लिए जोमैटो की स्टोरी, यहीं पर एक्शन देखने को मिल रहा है। हमारे साथ आनंद टंडन भी है, मार्केट एक्सपर्ट। आनंद, इनफैक्ट ये काफी चर्चा में रहा है स्टॉक, इसके हाई वैल्यूएशंस को लेकर, उसके बाद जिस तरह से धुलाई हुई जब वो लॉक इन पीरियड खत्म हुआ, एंड लेटली जो म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हो रही है। तो सवाल यही है, अगर रिटेल निवेशक इस स्टॉक को लेकर फंसा है, क्योंकि अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं इसमें, उनके लिए क्या इंडिकेशन है? क्या उनको भी एक मौका मिलेगा शायद अपने भाव या फिर उससे ऊपर एग्जिट मिलने का? या फिर दूसरी तरफ से देखें, अगर म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं तो क्या हमें भी लेना चाहिए रिटेल निवेशकों को? देखिए, म्यूचुअल फंड का खरीदने का कारण कई हो सकता है, और उसमें से ज्यादातर कारण ये होता है कि उनको मार्केट में हर सेक्टर, हर क्षेत्र में कोई ना कोई शेयर्स होने चाहिए। और स्पेशली अगर मार्केट वेट काफी है, कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, तो उनको कुछ ना कुछ उसमें पोजीशन बना के रखनी पड़ती है।
एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आप इंडेक्स की तरह उसको बिहेव करें। और रिटेल इन्वेस्टर का होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको किसी और को परफॉर्मेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आप वही शेयर में निवेश करना चाहिए आपको जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ से बढ़त हो सकती है। और बढ़त इसलिए हो सकती है क्योंकि ये नहीं कि कोई और खरीद रहा है, बट ये इसलिए क्योंकि कंपनी में ग्रोथ आने की संभावना है और वो उसका वैल्यूएशन ठीक है। मेरे हिसाब से जोमेटो का वैल्यूएशन रिटेल इन्वेस्टर के लिए अभी भी काफी महंगा है। और ग्रोथ भले ही वो बोल रहे हैं कि ग्रोथ हो जाएगी और प्रॉफिट बना लेंगे, मेरा अनुमान यह है कि उनको प्रॉफिट बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा। और इस बात को जो मान रहे हैं आज के दिन, बहुत सारे अनप्रेडिक्टेबल्स होते हैं आगे जाके। और जैसे ही ब्याज की दरें बढ़ती रहेंगी, जो कंपनियां दूर में बहुत से सालों बाद प्रॉफिट बनाने की बात करती हैं, उनका वैल्यूएशन के ऊपर एक प्रभाव बना रहेगा, एक दबाव बना रहेगा। तो अभी भी अगर कोई निवेश कर रहा है तो उसको बहुत लंबे अरसे के लिए निवेश का व्यू लेके ही जोमेटो में पैसा डालना चाहिए। देखिए अभी भी लॉन्ग टर्म स्टोरी का ही प्ले रहेगा। ये वैसा स्टॉक है, आप लीजिए और भूल जाइए। प्रॉफिट बनाकर दे जाता है तो वेरी गुड, वरना ये एक लैगर्ड रहा है अब तक। और जो सुमित ने डेटा पेश किया, जिस तरह के फंड्स ने खरीदारी की है, जुलाई के अंत में करीब 1343 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स दरअसल म्यूचुअल फंड्स ने लिए हैं। उतना पैसा आया है इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट वाइज। तो इंटरेस्टिंग है कि इसीलिए शायद वो स्टॉक 60-65% तक के रिटर्न्स दे चुका है एक महीने में इस म्यूचुअल फंड की खरीदारी के बेसिस पर ही। आनंद, कमिंग बैक टू द बिगर क्वेश्चन, मार्केट की चाल यहां से अब कैसी रहेगी? कुछ लोग कह रहे हैं 18,000 के जितने हम करीब जाएंगे उतनी मुनाफा वसूली भी आती हुई दिखाई देगी, और कुछ ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हम यहां से अब लाइफ हाइस की तरफ एक बड़ा अटेम्प्ट करेंगे। आप किस खेमे में हैं? इस रीसेंट रिकवरी, इस रीसेंट रैली को आप कैसे पढ़ रहे हैं? देखिए, कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि मार्केट कहां तक जाएगा। मार्केट का मोमेंटम उसको कहीं भी ले जा सकता है। आपको ये देखना है कि आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड किस समय बेहतर है और किस समय खराब है, और अगर आपको निवेश करना है तो किस क्षेत्र में स्टॉक में करना चाहिए। मार्केट के ऊपर टिप्पणी करके कोई पैसा नहीं बनाता। तो जहां तक बात है यह है कि अभी आउटलुक क्या है। आउटलुक यह है कि ब्याज की दरें यहाँ से भी ऊपर जाएंगी। लोगों का अनुमान है कि क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ चुका है, इसके कारण और थोड़ा सा रिसेशनरी फेज नजर आने लगा है, तो उनका मानना यह है कि यूएस फेड जो है, जो कि मार्केट मोर और लेस ग्लोबली इंटरेस्ट रेट डिटरमिन करता है, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ से बढ़ेगा नहीं और उसके रुकावट हो जाएगी। अगर आप हिस्ट्री देखें तो बढ़त बाजार में तभी होती है जब एक्चुअली इंटरेस्ट रेट हाइक जो है करना बंद हो जाते हैं और उसके बाद पॉज लेके फिर उसके बाद ये अनुमान लगाने लगते हैं लोग कि इसमें गिरावट आएगी। मेरा मानना ये है इन्फ्लेशन यूएस में कम नहीं हो सकता। जो भी आप कहें, इस वक्त सर्विसेज इन्फ्लेशन, आप फ्यूल और फूड को भूल भी जाएं जो कि वो कोर इन्फ्लेशन में नहीं लेते हैं, तो फ्यूल और फूड तो आप अलग कर दीजिए। उसके बावजूद सर्विसेज इन्फ्लेशन, रेंटल, ये सब इतने चढ़े हुए हैं और चढ़ते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन वहां पे इतनी जल्दी से कम नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट आपको इसके कारण बढ़ाते रहना पड़ेगा बियॉन्ड व्हाट करंट मार्केट इज एस्टिमेटेड। तो इसके कारण वहां पर एक जब तक पूरी तरह से रिसेशन होने की का रुझान नजर नहीं आ जाता है और रिसेशन हो नहीं जाता है, तब तक ये इन्फ्लेशन को कम करना थोड़ा सा मुश्किल है। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे रिसेशन की तो बात नहीं है, यहाँ पे ग्रोथ की बात है। ग्रोथ कितना होगा या कम होगा, लेकिन फिर भी ग्रोथ रहेगा। मार्जिन में प्रेशर जरूर है, और आपने इस क्वार्टर, इस तिमाही में भी देखा कि मार्जिन का प्रेशर बरकरार रहा है कंपनियों के ऊपर, और अर्निंग्स एस्टिमेट जो साल के बिगनिंग में थे वो अब थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ। तो मार्केट ऑलरेडी मेरे हिसाब से यहाँ पर भी काफी हद तक चढ़ा हुआ है। मेरा मानना, अनुमान ये है कि यहाँ पर भी इन्फ्लेशन की जो आप बात कर रहे हैं, आरबीआई बोलता है कि इन्फ्लेशन अभी यहाँ से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो गलत होगा। यहाँ से भी आपको इन्फ्लेशन का डर बरकरार रहेगा और इसके कारण इंटरेस्ट रेट में गिरावट आने की संभावना बहुत कम है। तो अगर इस व्यू को लेकर चलें, वैल्यूएशन स्ट्रेच लग रहे हैं, फ्रंट लाइन कंपनीज में कोई बहुत ज्यादा अपसाइड नजर नहीं आ रहा है मुझे। आपको इन क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंकिंग या ऑटो एंसिलरीज या some of the other services sector, जहां पर अभी भी ग्रोथ की संभावना है, और वो पकड़ के चलना चाहिए। मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा नजर नहीं लगाएं। एसेट एलोकेशन जो है इस वक्त इक्विटी की तरफ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अनलेस यू आर अंडर इन्वेस्टेड। जी, इस बीच याद रखिएगा 2 बजे जिस हम थ्योरी पे काम कर रहे थे, एक्सपायरी डेटेड स्विंग टुवर्ड्स डे हाई,
बहुत स्ट्रांगली पॉसिबल है। अब आप देखिए 2 बजे से लेकर दोनों इंडेक्सेस देखे आइएगा। 2 बजे हर्षदा और मैंने जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, निफ्टी का लेवल उस वक्त था करीब करीब 17,880। अभी आपने डे हाई को रिविजिट कर लिया, रिगेन कर लिया, एंड इट्स 17,950। और बैंक निफ्टी की इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की थी करीब 159 पे, 39,435 से अभी लेके आइए, अभी करीब 39,620 का इंट्राडे हाई रिविजिट करके आ गया। इसे कहते हैं एक्सपायरी रेटेड स्विंग, जो कि आखिरी के घंटे में आना था और वो स्क्रीन पे आया भी। आई होप आप लोगों ने, अगर आप देखें, मीनिंगफुल इसमें से एक स्विंग निकाला भी होगा। इस बीच कुछ स्टॉक्स जो कि बहुत ही एग्रेसिव हो गए हैं और आई थिंक बहुत ही शार्प मूव दे रहे हैं, उसमें आपका LNT शामिल है। 80-90 याद रखिएगा, एक टिपिकल फ्लैग में फ्लोट करता हुआ, और ये आशीष जी के सौजन्य से आया था। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, प्लीज़ LNT का कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा। 14 फरवरी 2022 के बाद ये अब तक के हाईएस्ट लेवल पे है, यानी टेक्निकली स्पीकिंग आप 6-7 मंथ के, अगर आप देखें, ब्रेकआउट पॉइंट को क्रॉस कर चुके हैं LNT। वाकई अगर आप देखें, आशीष बहुत अच्छी कॉल थी और डे हाई पे फ्लोट करती हुई। लेकिन यहाँ से अगर आप देखें, अब वक्त हो गया है चार्ट का चमत्कार का, और वो ट्रेड देंगे आशीष चतुर्मोता जी के सौजन्य से ही आएगा। LNT बहुत शानदार रहा आशीष, अब बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त के लिए? मेरे ख्याल से ऑब्वियसली आपके शो पे डिस्कस हुआ है, पर मुझे काफी पसंद आ रहा है चार्ट के चमत्कार के लिए, तो मैं स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ डालमिया भारत। मेरे हिसाब से वीरेंद्र, ये मंथली चार्ट पर बहुत ही बेहतरीन एक ब्रेकआउट 1653 रुपए पे इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर पे हमारा इस पे काफी फंडामेंटल ट्रिगर्स भी हैं। पर पहले मैं टेक्निकल की बात करूं तो 1653 पे बड़ा ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे हुआ है। 1620 के स्टॉप से यहाँ खरीदारी करना चाहिए। 1750 के लक्ष्य, यानी यहाँ से करीब 100 रुपए की अपसाइड मैं समझता हूँ डालमिया भारत के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। जिस तरह का एक्सपेंशन प्लान ये कंपनी कर रही है, मुझे लगता है कि ईवी एबिटा के टर्म्स में अपने पीयर्स से काफी डिस्काउंट पे ये ट्रेड कर रहा है। और ओवरऑल जब हम देख रहे हैं पूरा सीमेंट बास्केट में एक तेजी बन रही है, तो मुझे लगता है एक अच्छी वैल्यूएशन की री-रेटिंग भी डालमिया भारत के स्टॉक में आपको देखने को नजर आ जाएगी। तो चार्ट का चमत्कार में देखिए, डालमिया भारत पर ही एक और मोहर लगती हुई तेजी वाली 1750 का टारगेट यहाँ पर आशीष चतुर्मोता ने दिया है। एक बार वो 1600 वाली कॉल भी लेकर आइएगा, क्योंकि सस्ता ऑप्शन यही था। 1600 का जो कॉल सुझाया, देखिए अब 83 के लेवल्स आ चुके हैं। 96 का इंतजार रहेगा जो पहला टारगेट है, और ये सचिदानंद उत्तेकर का ट्रेड था। तो ये दो फिलहाल ट्रेड्स, दो स्ट्रैटेजीज, एक चार्ट का चमत्कार के जरिए और एक सस्ता ऑप्शन के जरिए, जो आप डालमिया भारत में अप्लाई करें। बेसिकली बॉटम लाइन यही है कि तेजी करनी है स्टॉक में, और 1750 का टारगेट आगे आने वाले समय में आता हुआ दिखाई देगा। आनंद टंडन, आपने ऑफ कोर्स कहा परहैप्स इट्स डिफिकल्ट टू टाइम द मार्केट, लेकिन जिस तरह की तेजी हाल फिलहाल बैंकिंग काउंटर्स में देखने को मिली है, आज कोटक, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स रैली कर रहे हैं। हम कुछ देर पहले ये भी मेंशन कर रहे थे कि आईसीआईसीआई बैंक ने किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं, एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि पीएसयू बैंक, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैव बीन ऑन द विनिंग साइड ऑफ द ट्रेड। इनमें कितना एक्सपोजर आपका है? क्या और एक्सपोजर बढ़ाया जा सकता है जैसे जैसे ब्याज दरें और बढ़ रही हैं? जैसे मैंने अभी कहा कि जो बैंकिंग एक क्षेत्र ये है जो जहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ होने के कारण यहाँ पे फिर से क्रेडिट ग्रोथ दिख रही है, और ज्यादातर बैंकों ने अपनी बैलेंस शीट जो है ठीक कर ली है, सुधार ली है। इंडस्ट्री में भी इस वक्त कैपेक्स की संभावना नजर आ रही है कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स फिर से बढ़ेगा, और इसके कारण जो बैंक का लोन बुक है वो बढ़ने की संभावना है। तो इसके कारण आप अगर देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो काफी चीप हैं कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर, उसमें निवेश किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ एक ही कैविएट है कि इसमें बड़े बैंकों में ही, और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, उनके तक उनमें ही लिमिटेड रहे। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा टाइप बैंक्स में बहुत ज्यादा नीचे ना जाए। बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी जो काम जहाँ पे गिरावट ज्यादा हो चुकी है, वहां पर भी शायद अब उठने की संभावना हो जाती है। तो वैल्यूएशन यहाँ पर भी कंफर्टेबल है। बैंक्स में अगर ग्रोथ नहीं आ रही है इस वक्त, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट में ग्रोथ नहीं आ सकती। मेजर ग्रोथ जो है बैंकिंग और ऑटो एंसिलरी एंड इंडस्ट्रियल्स में ही आपको दिखने वाली है अगले 1 साल 1.5 साल में।
इस सेक्टर पर दरअसल बुलिश रहना है। यहीं पर ज्यादातर इस तरह के एनवायरनमेंट में, इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में, जहां पर इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए दरें बढ़ेंगी, इन बैंकों का बिजनेस बढ़ेगा। ईदर वेज तेजी करनी है। ये विप्रो की खबर आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी कि इन्होंने वेरिएबल पे पर एक पॉज लगाया है। हालांकि कंपनी कह रही है कि सितंबर में जो 2021 के बाद फिर से सैलरी हाइक आने वाला था, उस शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन वेरिएबल पे पर पॉज रखना, मार्जिन्स को थोड़ा सा ईज करने की कोशिश, इसका कुछ असर बाकी पैक पर देखने को मिला है। क्योंकि आपने इस चर्चा की शुरुआत वो यूएस में इन्फ्लेशन को लेकर की और वहां पर दरें जो लगातार बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा उसको लेकर की। विप्रो को डर यही है कि यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी और ऐसे में उनके बिजनेस पर इंपैक्ट करेगा। क्या अब ये डर सच्चाई में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाली 2 तिमाहियों में? क्योंकि शायद उसकी भनक कहीं ना कहीं विप्रो की इस कमेंट्री में सुनाई दे रही है। जरूर लग सकता है, लेकिन देखिए जो फ्रंटलाइन कंपनियां यूएस में है वो प्रोडक्ट बनाती हैं और प्रोडक्ट बेचती हैं और उनको ज्यादा प्रभाव होगा क्योंकि वो कंज्यूमर शायद कम करे उसका यूज। हमारी कंपनियां जो है इंडिया से ज्यादातर सर्विसेज कंपनियां हैं और उसमें आप थोड़ा सा मार्जिन भी लेके चल सकते हैं, बट उसके बावजूद डिमांड साइड पे मुझे उतना प्रभाव नजर नहीं आता है। नाउ दैट सेड, यूएस में आपने देखा ऑलरेडी आईटी कंपनियां काफी गिर चुकी हैं और बल्कि वहां पर पिछले कुछ दिनों में फिर से थोड़ी सी तेजी आना शुरू हुई। मेरे हिसाब से अगर वैल्यूएशन को आप एक तरफ रखें तो आईटी कंपनियां अभी भी जो है वो स्लाइटली डबल डिजिट काइंड ऑफ ग्रोथ रेट दिखा सकती हैं और इसके कारण मैं बहुत ज्यादा उसमें अंडरवेट जाने की कोशिश नहीं करूंगा। और अगर आप पोर्टफोलियो ओवरऑल देखें तो ये भी अज्यूम नहीं किया जा सकता कि रुपया जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो नेट आईटी में अपना काइंड ऑफ मार्केट वेट अज्यूम करके चलना चाहिए। अब कोई स्पेसिफिक कंपनी में ऊपर नीचे होता रहता है, विप्रो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गया था कुछ, लेकिन अगर आप टॉप 2 और 3 कंपनीज में अपना पोजीशन बना के रखें तो वहां पर स्टेडी ग्रोथ आने की अभी भी पूरी संभावना है। ओके, तो ये अगर आप देखें आईटी पे एनर्जी का व्यू था। इस बीच 1-2 स्टॉक्स और मार्क कर लेते हैं सिंस हम बहुत ही एजी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, इस वक्त अच्छे स्विंग्स मिल रहे हैं। लेट्स ब्रिंग मारुति करीब करीब 8957 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी डे हाई पर है, निफ्टी डे हाई पर, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट अगर आप देखिए डे हाई की क्लस्टर मार्केट ट्रेड करता हुआ। रिलायंस का अगर आप देखें, हमने विंडफॉल वाली खबर के बाद जो एक ट्रेड लिया था, दैट्स डूइंग वेल, करीब करीब 2665 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। लेकिन एक बार जरा आप मेटल स्पेस को देखिए और JSPL को देखिए, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर डे हाई पर आके फ्लोट करता हुआ जिंदल स्टील एंड पावर एंड करीब करीब 416 पर। राजेश पालवे जी, ये 3rd कंसेक्यूटिव सेशन है जब ये स्टॉक अपने 200 डिमा के ऊपर, अपने 100 डिमा के ऊपर बड़ी कमांडिंग पोजीशन में ट्रेड कर रहा है। और इनफैक्ट ये उस कैंडल में ट्रेड कर रहा है जो कि 23 मई की इस दौर की सबसे पेनफुल कैंडल थी, आई मीन CY22 की। और उसके बाद इसके ऊपर हल्का सा एक गैप भी है अराउंड 443। आप कैसे प्ले करेंगे? मेटल्स में स्ट्रेंथ है, एक्यूट स्ट्रेंथ है और डे हाई पर ये स्टॉक अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। आपका व्यू? जी देखिए, हम यहाँ पे स्पेस पे यहाँ पे हमारा व्यू बुलिश है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरा ही मेटल पे अगले 1-2 हफ्ते में एक अच्छा अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। जिस तरीके से लोअर साइड पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट पूरे ही मेटल स्टॉक्स में बना है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल एक अच्छा मूव बनते हुए दिख सकता है। तो उसमें जिंदल स्टील एंड पावर के अगर हम सेटअप को एनालाइज करें तो लास्ट वीक में काफी अच्छा यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट था और अगर इसके मंथली कैंडल को भी एनालाइज करें तो लास्ट मंथ में जो रिकवरी थी और यहाँ पे कंटिन्यूटी वापस एक्सटेंड होते हुए दिख रही है। हमें लग रहा है कि इसके जो सेटअप बने ये यहाँ से दिखाते हैं कि 430 से 434 तक के अपसाइड यहाँ पे इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ट्रेंड यहाँ पे आते हुए दिख सकती, तो बने रहना चाहिए इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा करीब 408 रुपए के आसपास, अपसाइड के टारगेट 430-435 तक आते हुए दिख सकते हैं। इवन हमें लगता है कि इसी सेगमेंट में बाकी स्टॉक्स पे भी फोकस किया जा सकता है। वेदांता और टाटा स्टील भी हमारे यहाँ पे प्रेफर्ड पिक रहेगी इसी सेगमेंट में। हमें लगता है वो दोनों स्टॉक भी अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे आप देखें JSPL डे हाई पे फ्लोट करता हुआ। आशीष जी, आपका LNT जो है, मेरी जो ऑप्शंस की जो बुक है ना इस वक्त, उसमें सबसे ज़्यादा हिट कर रहा है। आपने फ्यूचर पे तो व्यू दे दिया,
अगर इसकी कोई कॉल पकड़नी हो, डायरेक्टर साहब 1900 की कॉल लेके आइए, या फिर 1920 की कॉल लेके आइए, या फिर 1940 की कॉल लेके आइए, इसमें से क्या ग्रिप करना चाहेंगे आप बताइए। और डे हाई पर आगे आपके बात करते करते 1892। बिल्कुल, तो वीरेंद्र फिर तो थोड़ा स्लाइटली आउट ऑफ द मनी 1920 की कॉल में जाऊंगा, जो कि 14 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, यानी लेस देन 1% का प्रीमियम। और क्योंकि स्कोप बन रहा है स्टॉक का 1950 से 2000 की ट्रेजेक्टरी को छूने का, तो मुझे लगता है ये ऑप्शन आसानी से 30-35 रुपए का प्रीमियम आपको दिखा सकती है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, 8 रुपए का स्टॉप लॉस रखकर इस कॉल ऑप्शन पर लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए, और 38 से 40 रुपए के लक्ष्य 1920 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं। 1920 का, अच्छा आप 1900 की नहीं लेंगे, आप लेंगे 1920 की कॉल। ये ट्रेड कर रही है करीब करीब 14 रुपए पिछा। आशीष क्या टारगेट दिया आपने इसका? 21 रुपए, 38 से 40 रुपए का स्टॉप टारगेट दिया है, 8 रुपए का स्टॉप लॉस दिया है। ओके, चलिए, आई गॉट योर पॉइंट। एक काम करते हैं, सचिन जी के पास चलते हैं। सचिन जी के पास एक ट्रेड भी है, और इनफैक्ट उनका जो BTST व्यू है, जो उनका कन्विक्शन ट्रेड है, जिसको वो कल के लिए कैरी करेंगे फ्राइडे के लिए, वो लेते हैं, क्योंकि उनको इस कार्यक्रम से अगर आप देखें निकलना है अभी। बताइए सचिन, क्या व्यू है आपका, क्या ट्रेड कैरी करना चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ कल के लिए? वीरेंद्र जी, ये पर्टिकुलर ट्रेड हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है BTST के नजरिए से ही। यहाँ पर जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, DLF में एक फ्रेश ब्रेकआउट रजिस्टर हो रहा है। अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखें तो एक क्लासिक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है, जिसके पैटर्न टारगेट्स तो काफी दूर है, बट आई थिंक ट्रेडिंग के लिहाज से जिस तरीके से मोमेंटम है, तो मुझे लग रहा है 400-405 के आसपास के स्विंग्स कंफर्टेबली कल के सत्र में नजर आने चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है DLF के फ्यूचर्स में, जो लगभग अराउंड 389.50 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस अभी यहाँ से आपको 386 पे लगाना है, एंड पोजीशन को रिव्यू करना है कल 400 के आसपास। फिलहाल 400 के आसपास DLF की पोजीशन को रिविजिट करेंगे। ये फिलहाल एक BTST का ट्रेड आपके लिए सचिदानंद ने दिया है। सचिदानंद, ये बताइए, काविश का घर आने का टाइम हो गया क्या? आपने उसका रूम हाईजैक किया हुआ है? जी। कि अचानक क्या 3 बजे क्यों इजाजत लेना चाह रहे हैं? 1-2 ट्रेड दीजिएगा, आई एम श्योर ही विल एडजस्ट। वो भी स्कूल के बाद थोड़ा चिल करना चाहेगा। नहीं, इट इज नॉट विथ रिगार्ड्स टू हिम। एक्चुअली क्लोजिंग का टाइम है, तो मुझे थोड़े से ट्रेड्स पे भी फोकस करना होता है, इसीलिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, और से हाई टू काविश फ्रॉम आवर साइड एज वेल। ये फिलहाल एक ट्रेड आपके लिए सचिदानंद उत्तेकर ने दिया, जहां पर एक अपॉर्चुनिटी DLF में दिख रही है। फोकस कीजिए उस ट्रेड पर BTST के तौर पर। अच्छा गावा साहब, बताइए क्या ट्रेड ले रहे हैं? STBT तो होगा नहीं, BTST करेंगे आप? बिल्कुल BTST करूंगा, और स्टॉक होगा मेरे नाम से वोल्टास। अच्छी तेजी है, हाई पर क्लोज हो रहा है, स्टॉप लगाना चाहिए वोल्टास में करीब 1030 का, 3032 का, बस टारगेट 1050 वोल्टास। 50 के लिए मौका वोल्टास में दिख रहा है गावा साहब को। तेजी करने का फिलहाल मन इनका साफ है। 1.5% के गेन्स के लिए ये ट्रेड आप लें। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा? ट्रेड रहेगा IRCTC। यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हाई टॉप हाई बॉटम बन रहे थे, बट पिछले करीब 3-4 सेशन से हमने कंसोलिडेशन देखा। 200 मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट आज फाइनली कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकला है, उसके ऊपर निकला है। वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। स्टॉक अब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो IRCTC पे खरीदारी करेंगे। 680 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और ऊपर की तरफ 715 की टारगेट सेट करिए। तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड IRCTC का। अच्छा आशीष चतुर्मोता, IRCTC पर मेरा आपसे सवाल है। IRCTC पर आज वो खबर दीपाली नंदा हमारी लेकर आई थी, 11 बजे हमने उसे ब्रेक भी की सबसे पहले CNBC आवाज पर, कि कंपनी सोच रही है कि इनका जो बड़ा यूजर बेस है उसको कैसे मोनेटाइज किया जाए। यहाँ पर कुछ टेंडर जारी किया है उसके मोनेटाइजेशन को लेकर। क्या कुछ समझ रहे हैं कि किस तरह से मोनेटाइज होगा? क्योंकि डेटा तो बेच नहीं सकते, ना फोन नंबर शेयर कर सकते हैं, वो तो प्राइवेसी का बड़ा उल्लंघन हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर क्या कहते हैं, थ्योरी लगाई जाएगी, या फिर क्या करेगा IRCTC उसे मोनेटाइज करने के लिए? कोई इंसाइट इस पर?
हर्षदा, ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है कि क्या करेगा, बट जब हमने इस स्टॉक को आज से करीब एक साल सवा साल पहले काफी स्ट्रांगली रिकमेंड किया था, तब लॉजिक यही था कि ऑप्शनलिटी की बहुत वैल्यू IRCTC के अंदर में है। अपार्ट फ्रॉम जो टिकट बुकिंग हम देख रहे थे, जो अभी होटल और आप देखेंगे साइट में बुकिंग, फ्लाइट, रेल, सभी की बुकिंग यहाँ पर पे होती है। SBI के जो क्रेडिट कार्ड्स का बिजनेस है उसके साथ भी इनका एसोसिएशन है, तो वहाँ एक बड़ी ऑप्शनलिटी थी। एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू के तौर पर बहुत बड़ी एक ऑप्शनलिटी थी। तो हम देख रहे हैं केटरिंग के अंदर में एक बड़ी ऑप्शनलिटी थी। तो ये काफी चीजें हैं जिनके अंदर में IRCTC वर्क कर सकता था, बट बीच में इसने जो डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट किया था, वो आपको याद होगा कि एक बार एक शेयरिंग की बात कुछ शुरू हुई थी और तब से स्टॉक के अंदर जो एक स्ट्रेंथ थी वो मिस हो रही थी। बट अब जैसे कि हम चार्ट देख रहे हैं, मुझे लगता है एक अच्छा रिवर्सल यहाँ बन सकता है, बट अभी भी बड़े ट्रेंड की तो मुझे गुंजाइश नहीं लगती। बट 740-750 तक की एक शॉर्ट टर्म अपसाइड मैं जरूर समझता हूँ IRCTC के स्टॉक में देखने को बन सकती है। 750 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं IRCTC, और ये वो ट्रेड जो इस समय मानस ने भी आइडेंटिफाई किया है BTST के तौर पर। अच्छा, आपका BTST ट्रेड आशीष क्या रहेगा? तो अभी तक हम काफी टाटा एलेक्सी की बात कर चुके थे। अब मुझे लगता है कि इसी स्पेस में KPIT टेक्नोलॉजीज मुझे काफी पसंद आ रहा है। 578 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। BTST के लिए यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 565 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 620 रुपए के लक्ष्य मैं समझता हूँ KPIT टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। की तैयारी KPIT करता हुआ तो टाटा एलेक्सी से आगे अब KPIT टेक जैसे मिड कैप IT प्लेस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। खरीदारी कंटिन्यू रखें मिड कैप IT में। राजेश पालवे, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं इस घंटे? तो हर्षदा जी, हमें लगता है कि यहाँ पे UBL यूनाइटेड ब्रेवरीज पे फोकस करना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस एक्शन बनते हुए दिखा है और स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अब यहाँ पे सरपास किया है। तो जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं और जो एडिशन यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है UBL फ्यूचर यहाँ पे BTST पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया जा सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट 1740 से 1750 तक के अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1690 के आसपास। तो UBL फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी BTST। जी हाँ, इस बीच दोनों ही इंडस्ट्रीज लेके आइए। 2 बजे जो हम व्यू लेके आए थे 17,96067 मिलेगा आपको। थोड़ा सा आपको कॉल राइटर्स को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, लेकिन आप देखिए एग्जैक्टली वही पॉइंट आ गया। उस पॉइंट से जहां से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, वी आर अप अबाउट आई थिंक 80 पॉइंट्स, एग्जैक्टली 80 पॉइंट। बात हुई थी कि 39,670 आपको मिलेगा और आपकी स्क्रीन पे 39,670 है। और 670 का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मॉर्निंग कमेंट्री में फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन जो था उसमें मेंशन था क्लियरली कि 670 आपको क्लोजिंग में मिलेगा, एंड एग्जैक्टली इट्स 39,670 ऑन निफ्टी बैंक। शानदार। अगर आप देखें, इसे कहते हैं एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग। जिस एक्सपायरी का सेटअप पूरा का पूरा अगर आप देखें FIs ने प्लेस कर रखा हो, स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें वो इंडेक्स बायर थे और पुट राइटर थे। पुट राइटर थे, इसका मतलब ये है कि बाजार नीचे भी जाएगा लेकिन वहाँ उसको रिस्पेक्ट देगा और वहाँ से शूटअप भी करेगा। वो शूटअप किया और बहुत अगर आप देखें अच्छा मूव आया। अब 1-2 स्टॉक्स और ले आइए जिनको यहाँ पे छूना काफ़ी ज़रूरी है और जिनमें मूव अच्छे आ रहे हैं। लेट्स ब्रिंग एस्ट्रल, और आपकी स्क्रीन पर करीब करीब 2042। इस बीच आई थिंक मैं थोड़ा सा विषय बदलूंगा और एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है IEX के संदर्भ में, और इस खबर के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी और CNBC आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण राय जी के पास। लक्ष्मण जी, क्या खबर है आपको बताइए जरा। देखिए, खबर यह है कि 13 राज्यों की 27 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आज आधी रात से, यानी अब जो आधी रात आने वाले आधी रात के बाद से वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर बिजली की खरीद फरोख्त नहीं कर सकेंगे। ना तो बिजली खरीद सकेंगे, ना तो बिजली बेच सकेंगे। ज़्यादातर इसका मतलब ये हो कि बिजली खरीद नहीं सकेंगे। और ये 13 राज्यों की 27 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये प्रतिबंध लगाने का आदेश POSOCO जो है उसने जारी किया
किया है, और जारी इस वजह से किया गया है क्योंकि इन 27 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा बकाया था। ये पैसा लंबे समय से बकाया चल रहा था। तो ये जो कानून है सरकार ने बनाया था, उस कानून के तहत ये है कि एक तय सीमा से ज्यादा तक पैसा आपका बकाया होता है तो आपको एनर्जी एक्सचेंज पर बिजली खरीदने से रोक दिया जाएगा। उसी कानून के तहत ये कदम उठाया गया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि ये बिजली खरीद नहीं सकेंगी, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज से नहीं खरीद सकेंगी। पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत अगर कहीं से इन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है तो वहां से खरीद सकेंगी। और ये जो कंपनियां हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 5 लाख में से 1 लाख तो सिर्फ एक ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ऊपर बकाया है, वह है तेलंगाना स्टेट पावर कमीशन कंपनी। इसके अलावा इसी तरीके से दूसरी कंपनियां जो हैं इस लिस्ट में शामिल है, जिसमें आपको तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन कंपनी, जिसके ऊपर 92,481 करोड़ रुपए का बकाया है। इस लिस्ट में आपको महाराष्ट्र की कंपनियां शामिल हैं, झारखंड की कंपनियां शामिल हैं, बिहार की कंपनियां शामिल हैं, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां शामिल हैं जिनके ऊपर यह बकाया है। जब तक ये बकाया का भुगतान नहीं कर देंगी तब तक ये प्रतिबंध लागू रहेगा। लक्ष्मण, क्या आपको लग रहा है ये डिस्कॉम्स कितनी जल्दी एक्शन ले पाएंगे? क्योंकि लार्जली पैसा पे नहीं किया जा रहा है क्योंकि इनके हाथ में फौरी तौर पर पैसा नहीं होता है। कोई इंडिकेशन कि कब तक ये मैटर सेटल होगा? क्योंकि ऑफ कोर्स आईएक्स के लिए वॉल्यूम्स कम होंगे आने वाले दिनों में, इसीलिए स्टॉक करेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इनको अनुमति रहेगी, जैसे आपने कहा पीपीए हुआ है तो पावर सप्लाई राज्यों में रहेगी, लेकिन कितना लंबा खिंच सकता है इज द क्वेश्चन। ये लंबा बहुत नहीं खींचेगा। इसकी वजह यह है कि सिर्फ आपको एनर्जी एक्सचेंज से बिजली खरीदने पर रोक नहीं लगाई जाती है। जो नियम है, जिस नियम के तहत कदम उठाया गया, उस नियम के तहत यह भी है कि अगर आप बिजली के बकाया का भुगतान नहीं करते हैं तो पावर परचेज एग्रीमेंट का 10%, कुछ समय के बाद 20%, कुछ समय के बाद 25% आपको एग्रीमेंट के मुताबिक पैसा आपकी सप्लाई रोकती चली जाएगी। तो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज से पावर मिलना आपको बंद नहीं होगा, बल्कि पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत भी जो पावर जनरेशन कंपनियां हैं उनको भी अधिकार दिया गया है कि वो भी बिजली सप्लाई में कटौती कर सकती है। तो ऐसे में स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बहुत समय तक ये बकाया नहीं रख सकती। इसके लिए मुझे लगता है कोई समय सीमा तो नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द जो संबंधित राज्य होते हैं वो इनकी तरफ से बैंक से गारंटी लेकर के, लोन लेकर के या फिर बॉन्ड जारी करके इन कंपनियों को पैसा देते हैं ताकि वो जल्द से जल्द भुगतान कर सके। और ये पूरी जो कवायद है वो कवायद इस वजह से ताकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के ऊपर जो भारी भरकम बकाया होता है उसका भुगतान किया जा सके, क्योंकि इसका खामियाजा आखिरकार पावर जनरेशन कंपनियों को भुगतना पड़ता है। तो पूरे पावर सेक्टर रिफॉर्म के तहत यह कदम उठाया गया था, उसका नतीजा अब आपको निकलकर सामने आता हुआ दिख रहा है। लक्ष्मण इस अपडेट के लिए, और लक्ष्मण ने आपको बताया कि किस तरह का बकाया, लगभग 5 लाख करोड़ तक का बकाया यहाँ पर कुछ टोटल मिलकर डिस्कॉम्स का है। और स्टेट वाइज तेलंगाना में सबसे बड़ी क्राइसिस उभर कर आ सकती है अगर ये मामला जल्द से जल्द सेटल नहीं होता है। वो डेटा एक बार दिखाइएगा। तो ये कुछ आंकड़े हमने निकाले हैं, प्राप्ति जो वेबसाइट है पावर मिनिस्ट्री की, जिसमें ये डिटेल्स निकल कर आते हैं कि किस राज्य में किसकी कितनी डिस्कॉम्स का बकाया है। तो तेलंगाना में जो तमाम डिस्कॉम्स हैं कुल मिलाकर इनको 1380 करोड़ बकाया चुकाना है। तमिलनाडु में आंकड़ा 924 का है, राजस्थान में 500 करोड़ का, बाकी राज्यों में बिहार हो या फिर आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सबके नाम आए हैं। तो काफी बड़ी रकम है जो इनको चुकानी है, इन डिस्कॉम्स को चुकानी है। वेरी क्विक कॉल यहाँ पर पालविया साहब, अगर आप IEX पर दे सके, और आशीष चतुर्मोता इस पर अगर आपका कोई फंडामेंटल पर्सपेक्टिव है तो दीजिएगा, ये जो डेवलपमेंट लक्ष्मण लेकर आए हैं। लेकिन पहले एक टेक चेक पालविया साहब। तो हर्षद जी देखिए, स्टॉक में काफी समय से एक करेक्शन का दौर बनते हुए दिखा है, लेकिन लोअर साइड पे जरूर बाइंग इंटरेस्ट बना, बट अभी भी हमें लगता है जब तक ये स्टॉक में 180 के लेवल क्रॉस नहीं होंगे, स्टॉक में एक दबाव यहाँ पे देखने को मिलेगा। आज जिस तरीके से स्टॉक में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना है, स्टॉक ऑलमोस्ट अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है अगर यहाँ पे 162 का लेवल अगर ये तोड़ता है तो फिर स्टॉक में थोड़ी और गिरावट एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, जो कि इसको 155-150 की तरफ भी नीचे लेके जा सकती है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हमें लगता है इसमें जो क्लियर ट्रेंड पुल बैक का बनेगा वो 180 के ऊपर ही बनेगा। तो टाइम बीइंग के लिए हमें लगता है थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर कुछ समय के लिए देखने को मिल सकता है। स्टॉक में 150 तक के लोअर साइड के टारगेट भी इसमें आते हुए दिख सकते हैं। आप कैसे पढ़ रहे हैं IEX के लिए ये खबर, आशीष?
तो देखिए सर हर्षदा, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि यहाँ पर पे जो वॉल्यूम इस एक्सचेंज में होते थे वो काफी मीनिंगफुली कम हो सकते हैं। और जैसे बात चल रही कि 6 से 7 स्टेट्स जो अगर से यहाँ पर पे इस एक्सचेंज में बैन होते हैं या नहीं करते, तो ये करीब करीब 40 से 50% जो वॉल्यूम इन स्टेट्स के थ्रू होता था, और ये इसमें ड्रॉप आएगा। तो ये मेरे हिसाब से काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। तो मेरे हिसाब से इसका रिफ्लेक्शन काफी समय से एक्चुअली आपको स्टॉक के चार्ट्स में नजर आएगा, जब आपने देखा कि पूरी मार्केट रैली जहां पर इतनी बढ़िया 15,200 से 18,000 तक की रैली हुई, इस स्टॉक ने हार्डली ही कुछ पार्टिसिपेशन बाजार में दिखाया। तो ये अपनी वीकनेस को काफी समय से बरकरार रख रहा था, और मेरे हिसाब से इस डेवलपमेंट के बाद अब 170 180 जो ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर स्टॉक में बनती हुई नजर आएगी। हाई एक्स आपकी स्क्रीन पे। दरअसल अगर आप देखें इस खबर का इम्पैक्ट यही है कि जनाब मतलब इसमें रिवर्सल आ गया। अदरवाइज आप समझ रहे थे कि आज से 2 दिन पहले इट वाज ए बाय कॉल, और उस दिन बाय कॉल ने बहुत अच्छा काम किया था, एक बेस से स्टॉक बाहर निकल के आया था। बट इस न्यूज़ फ्लो के बाद मेरे ख्याल से 20 डीमा के वॉल्यूशन के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। खैर हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं जनाब, और ये एक्सपायरी बहुत शानदार रही। प्लीज़ CNBC आवाज़ का पोल लेके आइएगा। आपको जो सुबह हम पोल दिखाते हैं एग्जैक्टली उसी पैरिटी के अनुसार अगर आप देखें क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए हमारे पोल में लगभग 80% जो हमारे जो डेरिवेटिव एनालिस्ट थे उनका बिलीव था कि दिस एक्सपायरी विल क्लोज समवेयर अराउंड 918,000, 60% का मैंडेट था। वहीं पर ये क्लोज आ गई। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल था 39,600 से 39,900 के बीच में, यहाँ पर 80% का बिलीव था, और वहीं अगर आप देखें ये क्लोजिंग आई है। ऑप्शन राइटर्स को पूरा अगर आप देखें एक मौका भी मिला, लेकिन अननेसेसरी की राइटिंग जो कि 12-1 बजे के आसपास हुई थी लो प्रीमियम्स पे, वो ट्रैप हुए हैं इस क्लोजिंग में। खैर एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ते हुए, और याद रखिएगा जरा कल के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं थोड़ा सा। जरा प्लीज़ डाउ फ्यूचर्स लेके आइएगा। डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, और बतौर इंडेक्स ट्रेडर मैं क्या करूं, और क्या करना चाहिए इस हालात में। अगर आप एक बार डाउ फ्यूचर्स को देखें, आज सुबह से अगर आप देखें बिल्कुल स्थिर था। और इस वक्त डाउ जोन्स फ्यूचर्स की जो ट्रेजेक्ट्री है वो आप समझ लीजिए जनाब कि 12 पॉइंट ऊपर है, एंड S&P फ्यूचर्स लगभग 2 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स लगभग 4 पॉइंट ऊपर। दैट्स गुड। और यूरोपियन मार्केट्स का हाल दिखाइए, यूरोपियन मार्केट्स से क्या संकेत आ रहे हैं। देखिए मैं कल भी कह रहा था, मैंने आपको क्लोजिंग में कहा था कि ट्रेड मत कीजिएगा, आज सुबह कहा था बाय कीजिएगा, 2 बजे भी कहा बाय कीजिएगा, और अब फिर कह रहा हूं कि कल के लिए कैरी करिए। जिस प्रकार की स्ट्रेंथ है मार्केट में, द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ वी आर विटनेसिंग इन ICICI बैंक, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, L&T, रिलायंस इटसेल्फ। अगर आप देखें एक लक्ष्मण जी के मुताबिक जो खबर थी, एक खबर का वेट करता हुआ इस जोन में थोड़ा सा कन्विक्शन रखिए। ये टर्बुलेंस वाला जोन है। मैं कल भी कह रहा था कि दैट 40 पॉइंट्स वो 17,960, 18,010 ये मैटर करते हैं, लेकिन क्रॉस हुआ तो रिवॉर्ड और अच्छा मिलेगा। तो हर्षदा, थम्स अप फॉर निफ्टी बैंक फॉर टुमारो एज वेल। जी हाँ, एक बहुत ही मजबूत क्लोज की तरफ हम बढ़ रहे हैं वीरू, एंड इट्स ग्रेट टू सी इंडेक्स बैक इन द ग्रीन। 10 पॉइंट की बढ़त हाई पर ही मामला जाकर टिकेगा आज के दिन, और निफ्टी बैंक ने दरअसल पूरी तेजी की कमान अपने हाथ ली है। जाते जाते 1-2 ट्रेड्स पर रिव्यू ले लिया जाए बीरू। अच्छा, एक बार तो देखना चाहिए HCL टेक का स्टॉक, क्योंकि निचले लेवल से यहाँ पर खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है। टेक महिंद्रा में भी कुछ रिकवरी आई, TCS में भी कुछ रिकवरी आई। तो जो सुबह में US रिसेशन का खौफ विप्रो ने डाला था, उससे मार्केट कुछ उभरने की कोशिश में, खासतौर से IT कंपनियां उभरने की कोशिश में दिखाई जरूर दे रही हैं। अच्छा, लगे हाथ एक बार देख भी लिया जाए कि कल जो अमेरिकी बाजारों में गिरावट आई थी, आज सिलसिला कैसा दिखाई दे रहा है। तो आज थोड़ा सा शांत लेकिन पॉजिटिव खुलेंगे, ये संकेत डाउ फ्यूचर्स दे रहे हैं। 10 से 12 अंकों की बढ़त, और नास्डैक फ्यूचर्स में भी करीब 4 पॉइंट पॉजिटिव ट्रेड है। तो वहां से चिंता करने की जरूरत नहीं है इस समय, ये आप ध्यान रखिएगा। 1-2 ट्रेड्स जो खूब चले हैं इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे, उस पर एक व्यू लेना चाहिए। हम SBI लाइफ की बात कर रहे थे, ICICI प्रू अगर हो सके तो मानस उस पर एक राय देंगे प्लीज। 594 पर ये टिक रहा है आज। यहां पर भी करीब 2-2.5% का इजाफा और 3% प्लस का ओपन इंटरेस्ट एडिशन।
पर ब्रेकआउट बहुत क्लियर दिख रहा है, हाई टॉप्स हाई बॉटम्स लगातार बन रहे हैं आज तक, और आज डेफिनेटली हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को जरूर मिली है। लेकिन देखिए 4 दिनों में हमने 540 से रैली देखी है, तो करीब 60-70 रुपए की रैली के बाद एक छोटा सा करेक्शन है जो कि पूरी तरह जस्टिफाइड है। मेरा तो समझना है कि पोजीशन में बिल्कुल बने रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 580 रुपए कर लें और ऊपर की तरफ 620 के टारगेट सेट करके चले। 620 के टारगेट के लिए एक मौका आईसीआईसीआई प्रू में। तो दरअसल लाइफ इंश्योरेंस, चाहे वो एसबीआई हो, एचडीएफसी लाइफ हो, आपका आईसीआईसीआई प्रू हो, एलआईसी हो, उनमें अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है इस हफ्ते, और रेडार पर ये कंपनियां आगे भी बनी रहेंगी। ओबरॉय रियल्टी एक बार देखें तो 3% ऊपर। ओबरॉय रियल्टी मेरे ख्याल में खिलाड़ी नंबर 1 में किसी ने सुझाया था और स्टॉक अब 983 के आसपास टिक रहा है। पालविया साहब, कल के लिए कैरी किया जाए क्या ये ट्रेड? एक स्पाइक आया है लास्ट आधे घंटे में। बिल्कुल, ये स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम आया, हमें लगता है 1020 तक के अपसाइड यहाँ पे कल के सेशन में आते हुए दिख सकती। काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बना है और रियल एस्टेट स्पेस में भी देखें तो बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल यहाँ पे बना हुआ है। तो हमें लगता है इसको कैरी किया जा सकता है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। 1020 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 972 के आसपास। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आपको थोड़ा डेरिवेटिव सेटअप्स दिखाते हैं। ओबरॉय रियल्टी, आपको याद होगा कल सुबह भी हम जब डिस्कशन कर रहे थे रियल्टी स्पेस को लेकर, मैं उस वक्त भी आपसे कह रहा था कि जिस प्रकार का चार्ट अपोलो टायर्स का था, और अपोलो टायर्स हर्षिता ने जब सुबह सुबह नंबर बताया था, कल सुबह सुबह हम बात कर रहे थे 239 का स्टॉक करीब करीब 260-70 हो गया। ठीक उसी प्रकार का कुछ चार्ट ये भी है, याद रखिए, कुछ ठीक इसी प्रकार का चार्ट ये भी है। ओबरॉय रियल्टी द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन एंटायर रियल एस्टेट स्पेस। आपकी स्क्रीन पे इस बीच अगर आप देखें तो जो मार्केट ब्रेथ है डेरिवेटिव्स की बहुत अच्छे नहीं है। हालांकि इन कंपैरिजन टू मॉर्निंग इट्स ओके। आई मीन 60 एडवांसेस थे सुबह, इट्स 58 नाउ। आई मीन आईआरसीटीसी डाल में भारत बीएचईएल, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस और ब्रेवरीज, इन सभी काउंटर्स में आप देखा लॉन्ग बिल्डअप हुआ। याद रखिएगा कुछ देर पहले जो आईआरसीटीसी का मानस का ट्रेड था वो बखूबी अपने टारगेट को हिट कर गया। शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे हुई? इंडिया सीमेंट्स में, कोटक महिंद्रा बैंक में, डीएलएफ में, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। टाटा कंज्यूमर की सुबह सुबह हमने 800 की कॉल पकड़ी थी, मेरे ख्याल से मुझे याद आता है 14 रुपए के आसपास। डायरेक्टर साहब वो कॉल रेडी रखिएगा टाटा कंज्यूमर की 930 या 830 की मेरे ख्याल से। और इंडसइंड बैंक की अगर आप देखें तो आज लॉन्ग क्रिएट हुआ, सब्सटेंशियल लॉन्ग क्रिएट हुआ इंडसइंड बैंक में। शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पर था? शॉर्ट बिल्डअप था, देखिए एसबीआई कार्ड्स में, आईएक्स में, और खबर अगर आप देखें ऐसी थी उसके बाद अगर आप देखें और शॉर्ट बिल्डअप हुआ वॉश यूपीएल, इन सभी काउंटर्स में आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। लॉन्ग अनवाइंडिंग थी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, महानगर गैस में, बन्नापुरम फाइनेंस में और बिरला सॉफ्ट में। लेट्स ब्रिंग बैंक निफ्टी अगेन करीब करीब 39,670, हमारा एग्जैक्टली वही पॉइंट। और इस क्लोजिंग का मतलब क्या होगा? याद रखिएगा 39,670। इस क्लोजिंग के साथ अब आ जाएंगे आप उस ट्रेजेक्ट्री में विच इज कंसिडर्ड एज, जिसे कहते हैं हम निफ्टी बैंक की ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री शब्द का जब इस्तेमाल करें तो समझ लीजिए कि उस इंडेक्स या फिर स्टॉक की वो ट्रेजेक्ट्री जो कि करीब 5 से 8% की होती है। नवंबर अक्टूबर 2021 में निफ्टी बैंक ने अपनी ऑल टाइम हाई जोन छुआ था और उसका हाई था करीब 41,454। दैट मीन्स आप हार्डली 1800 पॉइंट ऊपर हैं, सॉरी नीचे हैं बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई से। अच्छा, आज एक चीज़ शायद हम कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे कि एनबीएफसीज में, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में अच्छा मूव है। आज हमने एचडीएफसी की बहुत बात नहीं करी, जरा प्लीज़ एचडीएफसी लेके आइएगा। 2498 बहुत शांत रहा, बहुत, अगर आप देखें अच्छी कैंडल है। पर आशीष चतुर्मुता जी, मैं इसको इनफैक्ट वीकली चार्ट्स पे देख रहा था। अभी शुक्रवार हालांकि बाकी है, अभी एक दिन बाकी है, लेकिन वीकली चार्ट्स पे जितनी ये क्लोजिंग इंप्रेस करने जा रही है मेरे ख्याल से डेली पे उतना इंप्रेस नहीं कर रही है। आपको लग रहा है कि पॉसिबिलिटी यहाँ पे करीब करीब 2650, 2680 की बन रही है? बिल्कुल वीरेंद्र, ये स्टॉक बहुत अच्छा एक बेस बना करके, क्योंकि इसने करीब ये बेस बनाने के लिए भी 5-6 महीने लिए और वो बेस से अब ये स्टॉक निकला है और आज ही निकला है, तो मेरे हिसाब से इसकी ट्रेजेक्ट्री
क्लियरली मुझे तो लगता है 2640 तक बनती हुई नजर आती है। और क्योंकि नया एक फ्रेश ब्रीज से निकला है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस भी बहुत एक छोटा रखने की जरूरत है। 2470 के स्टॉप से, स्पॉट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, 2470 के स्टॉप से एचडीएफसी लिमिटेड में खरीदारी की जा सकती है। 2640 की ट्रेजेक्ट्री यहाँ देखने को नजर आ सकती है। 2640 तक की ट्रेजेक्ट्री आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और बहुत ही अगर आप देखें क्लोज डिस्टेंस पे जाके आप खड़े हो रहे हैं निफ्टी के, और इट्स 17966। अगर कल कुछ आज रात को वॉल स्ट्रीट पे ठीक ठाक रहा तो शायद आपको कल मॉर्निंग में 18,000 दिख जाए, बट बहुत अच्छे आप देखिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग ज़्यादा अच्छी है। एक स्टॉक और लेके आइएगा जो कि अच्छा मूव दे रहा है और इनफैक्ट पिछले कुछ सेशन से काफ़ी सब्सटेंशियल ओआई अपनी तरफ ऐड कर रहा था। ऑल दो फंडामेंटली इसको एक बहुत स्ट्रांग नोट पर नहीं जाना था। मैं आरबीएल बैंक की बात कर रहा हूँ, लेकिन पहले इसमें इस महीने के शुरू में शॉर्ट कवरिंग के सेशंस थे और उसके बाद फ्रेश बाइंग विजिबल है। राजेश पालवे जी, थोड़ा संक्षेप में रखिएगा, क्या ये 110-111 की ट्रेजेक्ट्री के लिए मैच्योर हो चुका है? तो देखिए सेकंड अटेम्प्ट स्टॉक में वापस से रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। हमें लगता है कि अब यहाँ पे 101 रुपए जो कि बहुत नजदीक का स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस को लेके यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है लॉन्ग साइड का। 107 से लेके 109 रुपए तक की अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। अगर देखें तो यहाँ पे 107 इसका ऑलमोस्ट इसका 100 डे मूविंग एवरेज है, तो हमें लग रहा है कि वहां तक के मोमेंटम बन सकते हैं। 101 रुपए का लेकिन स्टॉप लॉस रखना होगा क्योंकि अभी भी ओवरऑल सेटअप इसका वीक है, लेकिन पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे किया जा सकता है क्योंकि बैंकिंग फाइनेंशियल में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो आरबीएल बैंक में भी थोड़ा कैचअप रैली यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। बैंक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इनफैक्ट आरबीएल बैंक के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक पर भी एक बार नजर डाल लीजिएगा क्योंकि वहां पर भी जाते जाते खरीदारी जोर पकड़ रही है। 886 के लेवल्स आ चुके हैं, 0.5% ऊपर ही सही, लेकिन इसका भी बड़ा योगदान रहा है आज के इस मूव में। निफ्टी बैंक का 200 पॉइंट की बढ़त पर जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा, ये आप ध्यान में जरूर रखें। तो कोटक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल का जिक्र वीरू कर ही रहे थे, तो इन स्टॉक्स में हमने देखा है सेकेंड हाफ में बहुत तेजी आई और तेजी इनफैक्ट अच्छी खासी बनी है जिसने इंडेक्स को अच्छा ऊपर खींचा। एक बार कंट्रीब्यूटर्स दिखाएंगे निफ्टी बैंक के, फिर हम चलेंगे वॉल की तरफ। जो निफ्टी बैंक अब 200 पॉइंट ऊपर आया है, किन किन स्टॉक्स की बदौलत आया है? सबसे बड़ा योगदान तो ऑफकोर्स कोटक महिंद्रा बैंक का ही रहा आज के दिन। जिस तरह की तेजी इसने अपने नाम की, एक बार दिखाइएगा प्लीज वो कंट्रीब्यूटर्स की प्लेट डायरेक्टर स्टार साहब। तो देखिए कोटक जिसका योगदान करीब करीब 190 पॉइंट का, आईसीआईसीआई बैंक जो अभी भागने शुरू हुआ 28-27 पॉइंट का, एसबीआई, इंडसइंड बैंक, इन सब का अच्छा योगदान था। अगर आज एक्सिस और एचडीएफसी बैंक भी चल जाते तो शायद चाल हमारी और भी बेहतर होती हुई दिखाई देती, लेकिन एक मजबूत सत्र रहा है मार्केट्स के लिए आज क्लोजिंग पर खासकर। अगर हम खुले कमजोर, जैसे जैसे दिन चढ़ा रिकवरी आई, बीच में ऐसा लगा था कि हम सॉफ्टवेयर नोट पर जाकर टिकेंगे, लेकिन डे हाई पर बाजार टिक रहा है 17,963 के लेवल्स पर। निफ्टी टिकता हुआ 18 पॉइंट ऊपर, एक ठीक ठाक क्लोज देखने को मिलेगा निफ्टी के लिए, लेकिन एक अच्छा क्लोज आज की इस वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी बैंक के लिए साफ तौर से 200 अंकों का इजाफा 39,675 तक के लेवल्स देखने को मिले हैं। बैंकों में आप देखिएगा तेजी आई। इसके अलावा आज हमने गौर किया है तो एफएमसीजी स्टॉक्स का बोलबाला था। एचयूएल, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर जैसे ट्रेड्स, मैरिको जैसे ट्रेड्स चले 236 पॉइंट ऊपर, वो एफएमसीजी वाला इंडेक्स चलने में कामयाब रहा। हालांकि आईटी ने आज थोड़ा सा धक्का दिया था वो विप्रो की डेवलपमेंट पर, 200 पॉइंट करेक्ट हुआ निफ्टी का आईटी इंडेक्स। एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्लियरली बढ़ने वाले शेयरों के फेवर में रहा है आज। मिड कैप्स का डिसेंट पार्टिसिपेशन। हीट मैप पर आते हैं और यहाँ पर आपको क्लियरली पता चलेगा कौन से स्टॉक्स आज फेवर में थे तेजी की तरफ और कहां पर मुनाफा वसूली बनती दिखाई दी है। तो देखिए तेजी वाले ट्रेड्स में कोटक, एल&टी, टाटा कंज्यूमर, सीमेंट कंपनियों में अल्ट्राटेक जैसे ट्रेड्स। सीमेंट की लिस्ट आज लंबी थी सेकेंड हाफ में, श्री सीमेंट भी इस फहरिस्त का हिस्सा है, वरना इंडिया सीमेंट, दालमिया भारत, इस सब की हम चर्चा कर भी रहे थे। आईटीसी के लिए एक मजबूत सत्र, भारती के लिए एक मजबूत सत्र, और इंश्योरेंस कंपनियों में आज एसबीआई इन कमांड था जैसे कल एचडीएफसी लाइफ था। ओएनजीसी 2.5% नीचे जाकर टिका है। डॉक्टर रेड्डीज, यूपीएल, विप्रो जैसे ट्रेड्स में हमने देखा
कुछ बिकवाली का दबाव देखने को मिला। इन्फी और टाइटन जैसे स्टॉक्स में भी कमजोरी। रिलायंस एकदम फ्लैट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। कुल मिलाकर 17,965 पर आज दिन ढलता हुआ करीब करीब 20 अंकों की बढ़त पर इंडेक्स फाइनल क्लोज दिखा रहा है। आज के लिए एवरेज सेशन आप कह सकते हैं 4 दिन की लगातार तेजी के बाद। चलिए खिलाड़ी नंबर 1 कि कुछ ट्रेड्स जमे हैं आज, जिसमें IRCTC है, आपका ओबेरॉय रियल्टी है। लेकिन देख लेते हैं कि सीधा सौदा में आज क्या कुछ आया था और क्या फिर फाइनल आउटकम रहा। तो इंडो माइंस या आशीष ने चुना 20% ऊपर। सोना BLW ब्लॉक डील के बाद 3% नीचे। पटेल इंटीग्रेटेड में भी 2.5% की गिरावट। नवा लिमिटेड 2% भागता हुआ दिखाई दिया है आज के सत्र में। गोदरेज कंज्यूमर, आवास फाइनेंसियर्स, एवेन्यू सुपरमार्ट और ITC ये तेजी वाले ट्रेड्स थे जो नीरज ने आज सुबह में आपके लिए आइडेंटिफाई करके दिए थे। तो ये सभी वो ट्रेड्स जिनमें हरकत देखने को मिली है। तो ये है फिलहाल आपके लिए चाल। 17,956 पर हम आज का दिन छोड़ जाएंगे। 12.2 पर निफ्टी बैंक 39,656 पर टिकता हुआ। कल है फ्राइडे का सत्र, कल जन्माष्टमी और ऑफ कोर्स दही हंडी की तैयारी भी आप देखेंगे। और मार्केट्स में उतना उत्साह रहेगा या नहीं, उस पर नजरें रहेंगी जरूर। वीरू और मुझे दीजिएगा इजाजत। याद रखिएगा कल शायद बैंक बंद है लेकिन मार्केट्स खुले हुए हैं और ट्रेडिंग एक्शन जारी रहेगा। खुले हुए। नमस्ते।